Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 29th of December 2021. तो गाइज आज है तारीख 29 दिसंबर 2021 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है केप अगुल्हास को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2007 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, नीचे ऑप्शंस में आपको बहुत सारी प्लेसेस के नाम दिए गए हैं और क्वेश्चन में पूछा गया इसमें से ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह को स्टार्ट किया था। ऑप्शन ए बोलता है अहमदाबाद, ऑप्शन बी बरदोली, ऑप्शन सी चंपारण या फिर ऑप्शन डी खेड़ा। देखो, बहुत सारे लोगों को इसका सही आंसर मालूम होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली टाइप करना। जिनको नहीं मालूम है वो जाकर सर्च करो, आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलने वाली है। एटलीस्ट सभी लोग को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, कोशिश करा करो सभी लोग इन क्वेश्चंस के आंसर देने की। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आप लोग को नीचे भी प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास इंपॉर्टेंस इस आर्टिकल के अंदर देखने को मिलेगी नहीं, लेकिन फिर भी एक फ्रंट पेज पर आर्टिकल देखने को मिल रहा है। और अब क्या हो रहा है ना, आज के टाइम पर कोविड का कंसर्न लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर आर्टिकल को आपको पढ़ना होगा। फिलहाल क्या बोला गया, इंडिया आज के टाइम पर कोविड-19 से लड़ने के लिए बहुत सारे वैक्सीन का यूज़ कर रहा है। आप लोग को मालूम होगा लगभग हम लोग 3 वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि एक कोविशील्ड हो गया, दूसरा कोवैक्सीन हो गया और तीसरा स्पुतनिक 5 हो गया। इन वैक्सीन का आज के टाइम पर इस्तेमाल किया जा रहा है, यही वैक्सीन आप लोग को दी जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर अभी इसी जंग में, इसी कोरोना से जो जंग हो रही है, इसी जंग के अंदर हम 2 और वैक्सीन को लाने वाले हैं और एक एंटीवायरल ड्रग को लाने वाले हैं। वैक्सीन कौन कौन सी आएंगी? 2, एक का नाम है कॉर्बेवैक्स और दूसरे का नाम है कोवोवैक्स, और जो तीसरी एंटीवायरल ड्रग आएगी वो है मोलनुपिराविर। ठीक है, तो बस यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अब अगर हम बात करें जो कॉर्बेवैक्स है, इसको कौन बनाएगा? इसको बनाया जाएगा हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई के थ्रू, और जो कोवोवैक्स है इसको मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के थ्रू, जो कि पुणे के अंदर बेस्ड है। क्लियर हुआ इसके बारे में? तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आने वाले टाइम पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। और आप लोग को मालूम होगा आज के टाइम पर जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, खासकर यहाँ पर ये पूरा का पूरा वेरिएंट बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। इंडिया के अंदर बहुत सारे केसेस निकल कर आ चुके हैं, दुनिया भर में बहुत सारे केसेस निकल रहे हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी है और भी चीज़ें हम लोग देख पाएँ, लॉकडाउन देख पाएँ। ठीक है, अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर ऑलरेडी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, उसके बारे में भी आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर 2 वैक्सीन और आ रही है, इतना पता चला आपको। अभी कब आएंगी इसको लेकर कोई भी हमारे पास डिटेल नहीं है, बट इतना पता है हाँ, इन वैक्सीन के ऊपर डेवलपमेंट चालू हो चुका है। उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें, यहाँ पर चर्चा की गई है एफसीआरए के बारे में। कल भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। एफसीआरए क्या है? यह है फॉरेनर कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, अब क्या हुआ, इस एक्ट के अंदर क्या होता है, जब भी कोई एनजीओ होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो एनजीओ को क्या करना होता है, अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल टाइम पर क्या करना होता है, इस एफसीआरए एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाना होता है। ठीक है, अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, उसके बाद यहाँ पर एनजीओ के पास फंड आ पाएगा। और आपको मालूम होगा एनजीओस के पास बहुत सारा फंड डोनेट किया जाता है, बहुत सारा फॉरेन फंड आता है। ठीक है, दुनिया भर से फंड आते हैं एनजीओस के पास। तो उसी प्रकार से आज के टाइम पर भी इंडिया में आपको एक एनजीओ देखने को मिलेगा, मिशनरीज ऑफ चैरिटी करके। ठीक है, जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी है, ये बेसिकली किसने सेटअप किया था? ये पूरा का पूरा एक समूह है, इसको सेटअप किया था मदर टेरेसा जी ने। ठीक है, एक नोबल लॉरेट थी, 1950 में इसको सेटअप किया गया। अब क्या हुआ, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि कल हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था
था कि जो हमारे मिनिस्ट्री है उन्होंने बोला है कि हम लोग इस मिशनरी ऑफ चैरिटी को FCRA के अंदर रिन्यू नहीं करेंगे, वापस से रिन्यू नहीं करेंगे। अब वापस से इनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको वापस से रिन्यू नहीं किया जाएगा तो उससे इनके जो फंड है उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो ये लोग शॉक हुए, इनका कहना है ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो आज यहाँ पर रीज़न दिया गया कि इसके अंदर बहुत सारी ऑडिट इरेगुलरिटीज़ हैं, मतलब कि यहाँ पर इसलिए रिन्यू नहीं किया जा रहा था क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलेंगी। प्लस उसके बाद इनका कहना है यहाँ पर कुछ अलग तरीके से काम किया गया है, कुछ आप कह सकते हो मतलब कह सकते हैं ना कि चीज़ें नियम के हिसाब से नहीं चल रही हैं, ठीक है। तो उसी बेसिस पर यहाँ पर इसके रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने से मना कर दिया था। क्लियर हुआ इसके बारे में। तो FCRA रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है NGOs के लिए, अगर क्योंकि NGOs के पास फंड जो आता है बहुत सारी फॉरेन फंड आता है, दुनिया भर से फंड यहाँ पर इकट्ठा करते हैं NGOs। तो क्या होता है, इस फॉरेन फंड को देखने के लिए यहाँ पर इस एक्ट को बनाया गया था कि कहीं ये जो फंड आ रहा है कहीं एक तरीके से इसका गलत यूज़ तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर ये FCRA बनाया गया था। तो अभी होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि देखो यार अभी क्या है, हम लोग और भी ऑडिटिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पर चीज़ों को आगे देखा जाएगा। फिलहाल अभी इतनी सी इन्फॉर्मेशन है कि इनके रजिस्ट्रेशन को रिन्यू नहीं किया गया, इतना आप लोग ध्यान रख सकते हो। आने वाले टाइम पर आर्टिकल बड़ा बन सकता है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, एक बेस क्लियर होगा ना, तो आगे भी हम लोग इसको अच्छे से टैकल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट एक ज़बरदस्त आर्टिकल है और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भरपूर आर्टिकल है, आपको ध्यान से यहाँ पर सुनना है। हुआ क्या, दिल्ली ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, किस चीज़ को देखते हुए, ओमिक्रॉन के वेरिएंट को देखते हुए। और देखो आज हाँ एक चीज़ और आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन करना है मुझे, आगे हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे उस डिस्कशन को, जैसे हम लोग एडिटोरियल्स पाएंगे ना, तो एडिटोरियल्स को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा, तो ज़रूर से सुनना उसको, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है और आप लोगों का जैसे सपोर्ट बना रहता है हमेशा, वैसे यहाँ पर बना रहना चाहिए आगे, उसी के यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे फिलहाल आर्टिकल पर आते हैं। तो आर्टिकल में यहाँ पर बोला गया कि देखो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ। आज के टाइम पर इंडिया के अंदर ही नहीं, दुनिया भर के अंदर बहुत सारे केसेस निकल कर आ रहे हैं। चाइना के अंदर लाख से ज़्यादा केसेस निकल कर आ चुके हैं, मतलब और बहुत सारे केसेस निकल कर आ चुके हैं। US के अंदर, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट के बहुत सारे केसेस निकले। दिल्ली के अंदर भी यहाँ पर केसेस काफ़ी सारे निकल चुके हैं, 1500 से ज़्यादा केसेस ओमिक्रॉन वेरिएंट के निकल चुके हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत तेज़ी से जंप देखने को मिला है। तो हर जगह पर ये ओमिक्रॉन के वेरिएंट के जो केसेस हैं ये लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पर इसी चीज़ को देखते हुए दिल्ली ने कल येलो अलर्ट को जारी किया। अब क्वेश्चन ये है कि यह येलो अलर्ट से होगा क्या, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस के ऊपर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होंगे, सिनेमाज, जिम हो गए, इनके ऊपर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। अब खुलेगा क्या, तो खुलेगा वही जो कि एसेंशियल शॉप होंगी, मतलब कि जो कि आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर यहाँ पर चाहिए, एसेंशियल कमोडिटीज़ जो चाहिए उसी को लेकर यहाँ पर ये शॉप्स ओपन होंगी। अदरवाइज़ यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको अभी वहाँ आपके लिए बंद किया जाएगा, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर लगाई जाएंगी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि येलो अलर्ट आखिरकार क्या होता है। देखो येलो अलर्ट के अंदर क्या क्या बंद रहेगा मैं आपको बता देता हूं, आप लोग ध्यान रख सकते हो, जो कि मैं आप लोग अलग से बता रहा हूं, क्योंकि देखो ट्वीट किया था कल हमारे जो दिल्ली पुलिस उन्होंने ट्वीट किया था, तो उसी ट्वीट को देखते हुए, क्योंकि मेरे टैब पर ये ट्वीट खुला हुआ है, तो उसी ट्वीट को मैं देखते हुए आप लोगों को बता रहा हूँ। येलो अलर्ट की अगर हम बात करें तो येलो अलर्ट में बोला गया क्या क्या बंद रहेगा, स्कूल्स, कॉलेजेस, जिम और स्पास, थिएटर, बैंकेट, ये सब बंद रहेंगे। खुलेगा क्या, तो शॉप्स खुलेंगी जहां पर एसेंशियल गुड्स मिलेंगे, या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट, अमेजन हो गया, तो ये ओपन रहेंगे। सलून्स ओपन रहेंगे, ब्यूटी पार्लर्स ओपन रहेंगे। वाह। उसके बाद लास्ट यहाँ पर आता है एक तरीके से हाफ और पार्शियल कैपेसिटी, मतलब कि यहाँ पर जो एक तरीके से आधे खुले रहेंगे वो क्या क्या है, वो मेट्रो पूरी तरह से नहीं चलेगी लेकिन आधी चलेगी, ठीक है। बसेस यहाँ पर भीड़ वगैरह कम रहेगी। उसके बाद बार्स, रेस्टोरेंट्स और प्राइवेट ऑफिसेस ये सब यहाँ पर ओपन रहेंगे, लेकिन यहाँ पर पार्शियली ओपन रहेंगे, आधे ओपन रहेंगे, आधे यहाँ पर उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। तो कल यहाँ पर दिल्ली ने इस पूरे येलो अलर्ट को इम्पोज किया है अंडर द ग्रैप मतलब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के अंडर में। क्लियर हुआ इसके बारे में। देन उसके बाद यहाँ पर क्या है, देखो ये अलग अलग अलर्ट्स होते हैं। या तो आपने सुना येलो अलर्ट, ठीक है, ये लेवल 1 वाला अलर्ट होता है कि यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी अभी संभली हुई है, लेकिन इसके बाद के भी 3 अलर्ट और होते हैं। लेवल 1 वाला होता है येलो अलर्ट, लेवल 2 वाला होता है एम्बर अलर्ट, ऑरेंज कलर का, ठीक है, मतलब थोड़ा सा उसी कलर का लगता है। और लेवल 3 वाला होता है ऑरेंज कलर का अलर्ट, और लेवल 4 वाला होता है रेड कलर का अलर्ट। जो लेवल 4 का होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के बीच में डिफरेंस क्या है, तो लेवल 1 वाला जो येलो अलर्ट है ये तब जारी किया जाता है जब यहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर पिछले एक सप्ताह के अंदर 1500 से ज़्यादा नए केसेस निकल कर आ चुके हैं और 500 लोग एक तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन बेड्स पर एडमिट हो चुके हैं। तो
ये चीज़ें दिल्ली के अंदर हो चुकी हैं, तो उसी की वजह से यहाँ पर ये येलो अलर्ट जारी करा गया। उसके बाद एम्बर अलर्ट के अंदर बोला जाता है लगभग 3,500 से ज़्यादा केसेस निकल कर आएंगे, तो उसके बाद एम्बर अलर्ट को जारी किया जाता है। और उसी प्रकार से जो यहाँ पर उसके बाद एक अलर्ट होता है ऑरेंज अलर्ट। अगर इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो केसेस हैं अगर 9,000 से ज़्यादा इन्फेक्शंस निकल कर आते हैं तो उसके बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है। और रेड अलर्ट के अंदर बोला जाता है जब 16,000 से ज़्यादा इन्फेक्शंस निकल कर आएंगे, 3,000 लोग ऑक्सीजन बेड पर एडमिट हो चुके होंगे, तो उसके बाद एट द लास्ट रेड अलर्ट जारी किया जाएगा और फुल लॉकडाउन जारी किया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, मैंने हालांकि यहाँ पर इस आर्टिकल से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद अगले पेज पर बहुत सारे मतलब केसेस के बारे में बताया गया कि अलग अलग केसेस कोविड-19 के निकल कर आ रहे हैं, लेकिन इसी पेज पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी निकल कर आता है। वो आर्टिकल ये है, तो अभी जीआई टैग दिया गया है आपातनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, आपातनी जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, ये आपातनी जो ट्राइब्स होती हैं ये यहाँ पर इसको प्रोड्यूस करती हैं। तो डिस्कस करेंगे जीआई टैग क्या है, आपातनी ट्राइब्स क्या है, प्लस ये टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स किस प्रकार से नजर आते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को यहाँ पर इस आर्टिकल के रिगार्डिंग प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पर एक एप्लीकेशन यहाँ पर जारी करी है, मांग करी गई है कि जो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है ये देना चाहिए किसको लेकर, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपातनी टेक्सटाइल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एक टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, कपड़ा आप कह सकते हो। ठीक है, उसको यहाँ पर जीआई टैग देना चाहिए, ऐसा बताया गया है यहाँ पर। अगर हम लोग बात करें तो जो आपातनी वीव है, यानी कि जो कपड़े बेसिकली यहाँ पर इसकी जो बुनाई वगैरह होती है, ये कहाँ से निकल कर आती है, आपातनी ट्राइब से निकल कर आती है। जो ये आपातनी ट्राइब्स हैं ये कहाँ पे रहते हैं, ये जीरो में रहते हैं। आपको ध्यान रखना है, आपातनी ट्राइब कहाँ पे रहते हैं, जीरो पर रहते हैं। और यहाँ ये एक तरीके से जो जीरो है ये आपको एक तरीके से अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया के अंदर देखने को मिलेगा। और वहीं पर आप कह सकते हो कि इन्हीं के थ्रू जो है ये प्रोडक्ट जो है खासकर जो टेक्सटाइल से इसको प्रोड्यूस किया गया है और इसी को जीआई टैग देने की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। ठीक है, ये खुद एक वोवन फैब्रिक है। ठीक है, बुनाई करा हुआ एक फैब्रिक आपको देखने को मिलेगा, इन्हीं ट्राइब पीपल का ये फैब्रिक है। और इसको हम लोग एक तरीके से जानते हैं, एक जिगजैग पैटर्न्स और जियोमेट्रिक पैटर्न्स इसके ऊपर देखने को मिलता है इस कपड़े के ऊपर। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर इसको लेकर चर्चा की जा रही है। और यहाँ पर अगर हम लोग एप्लीकेशन फाइल के अकॉर्डिंग बात करें तो ये जो जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है चेन्नई के अंदर, आपको ये जोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब जो जीआई टैग की रजिस्ट्री ऑफिस है ना, वो चेन्नई के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया क्या इन्हीं को ही करना है जो करना है। अब यहाँ पर यही लोग जीआई टैग को आगे प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जीआई टैग की मांग करी गई है, इस ऑफिस में यहाँ पर एप्लीकेशन जारी कर दी गई है। और एप्लीकेशन किसने जारी करी है, वो है 00 प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर इसको एक तरीके से क्या मिलना चाहिए, एक जीआई टैग मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए, आपातनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट को मिलना चाहिए। और वो जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है ये कहाँ से आता है, इसको प्रोड्यूस क्या है, आपातनी ट्राइब्स ने। क्लियर हुआ। ठीक है, अब जब हम आपातनी ट्राइब के बारे में बात कर रहे थे तो यहाँ पर ये जो ट्राइब्स हैं बेसिकली यहाँ पर ये बहुत सारी शॉल वगैरह की बुनाई भी करते हैं। बहुत सारे यहाँ पर आप कह सकते हो जो बुनाई देखने को मिलती है इन कपड़ों की वो की जाती है। इसके अंदर ऑर्गेनिक कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो प्लांट्स वगैरह हैं उनका कलर्स यूज़ करने के बाद इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑर्गेनिक कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आर्टिकल, तो आपको ध्यान रखना है। फिलहाल इस आर्टिकल में अभी 2-4 चीज़ें और हैं पढ़ने के लिए, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहली बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए आपातनी ट्राइब्स के बारे में। आखिरकार ये ट्राइब्स क्या है, आपने आज का थंबनेल देखा होगा, साइड में जो पिक्चर्स लगी हैं वो आपातनी ट्राइब्स हैं। ठीक है, जो कि नोज में अपने क्लिप पहनते हैं। अगर हम बात करें तो आर्टिकल जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये जो ट्राइब्स हैं आपातनी ट्राइब्स, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलती हैं। ये बेसिकली एक ट्राइबल ग्रुप है जो कि कहाँ पर रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली में। उसके बाद ये कौन सी भाषा बोलते हैं, ये अपनी खुद की एक लोकल लैंग्वेज बोलते हैं जिसका नाम है तानी। और ये सन की और मून की पूजा करते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें एक सस्टेनेबल सोशल फॉरेस्ट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए चलते हैं। उसके बाद बहुत सारे फेस्टिवल्स इनके थ्रू मनाए जाते हैं, जैसे कि ड्री फेस्टिवल को माना जाता है। जो ड्री फेस्टिवल है ये इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि जो इनकी फसल है वो बम्पर फसल निकल कर आए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और फेस्टिवल है म्योको फेस्टिवल, इसको सेलिब्रेट करते हैं फ्रेंडशिप के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो अपतनीज है ये एक्वा कल्चर की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर जैसे हमारा एग्रीकल्चर होता है ना, वैसे एक्वा कल्चर होता है। यहाँ पर देखो जो चावल होता है, चावल की खेती तो करते करते हैं, साथ ही साथ जो फिश होती है, मछली जो होती है उसकी भी खेती की जाती है। राइस फिश का जो कल्चर है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर देखने को मिलता है इन अपतनी ट्राइब्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर 2 प्रकार के राइस उगाए जाते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के राइस कौन कौन से हैं, एक है बिपिया और एक है एमहो। उसके बाद जो फिश है वो कौन सी है, वो फिश है निगही। ठीक है, तो इन फिश का और इन राइस का प्रोडक्शन करती हैं अपतनी ट्राइब्स, इन्हीं के बेसिस पर इनका लाइवलीहुड आगे व्यतीत होता है। अब उसके बाद यहाँ पर इन्हीं का एक टेक्सटाइल प्रोडक्ट है जिसको अभी यहाँ पर जीआई टैग देने के बारे में चर्चा की गई है। तो हमने टेक्सटाइल प्रोडक्ट के बारे में भी समझा, उसमें कुछ पैटर्न्स होते हैं, जिगजैग पैटर्न्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो जीआई टैग के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि जीआई टैग अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे सिलेबस के अंदर जीएस पेपर 3 में एक टॉपिक आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
तो जीआई टैग होता क्या है? देखो यहाँ पर एक आपको एक तरीके से एक टैग दे दिया जाता है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, ठीक है, उस एरिया के अंदर आपके जैसा प्रोडक्ट है ही नहीं और इसी पर्टिकुलर एरिया से आता है और इसी पर्टिकुलर एरिया से आता रहेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जीआई टैग दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर एरिया का कोई भी प्रोडक्ट है उसको जीआई टैग दे दिया जाता है ताकि उसको पहचान मिल जाए कि हाँ वो इसी जगह का है। क्लियर हुआ इसके बारे में। और जीआई टैग हम लोग उसी को देते हैं जिसकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है, प्लस यहाँ पर एक रेपुटेशन होता है, उसके बेसिस पर यहाँ पर एक जीआई टैग को दिया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें जीआई टैग की, तो इंडिया के अंदर जीआई टैग को गवर्न कौन करता है? तो इसको गवर्न करने के लिए हमारे पास एक एक्ट है जिसका नाम है जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ठीक है। इसको इशू किया जाता है जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के थ्रू, जो कि चेन्नई के अंदर है, और आपको मालूम होगा यही रजिस्ट्री के अंदर यहाँ पर एप्लीकेशन को फाइल किया गया है। अभी हमने इस आर्टिकल के बारे में पढ़ा था। क्लियर हुआ। अब उसके बाद जो जीआई टैग है इसके फायदे क्या होते हैं? मान लो किसी भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग मिल जाता है, उससे उस प्रोडक्ट को एक लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा। एक प्रोटेक्शन के साथ साथ आप कह सकते हो कोई भी यहाँ पर उसका गलत यूज़ नहीं कर पाएगा, प्लस उसके बाद यहाँ पर कोई भी जैसे कि दूसरी तरफ से रजिस्टर नहीं कर पाया उसको, ठीक है, अनऑथोराइज तरीके से यहाँ पर उसका यूज़ नहीं किया जा सकता। उसके बाद क्या होगा, जिस भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो प्रोडक्ट है उसको अगर जीआई टैग मिल जाएगा तो उस पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमी ग्रो होगी, क्योंकि यहाँ पर वो जीआई टैग प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, ठीक है, दुनिया भर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, लोग उसी प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक ग्रो करती हुई नजर आती है, और साथ ही साथ यहाँ पर उस एरिया से जो एक्सपोर्ट वगैरह है वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जीआई प्रोडक्ट्स को ही हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और ज़्यादातर यहाँ पर मांग भी जीआई प्रोडक्ट्स की ही देखने को मिलती है, ठीक है। क्लियर हुआ इसके बारे में। तो एक छोटा सा आर्टिकल था लेकिन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। एक चीज़ और दिखा देता हूँ, तो आपको यहीं पर यही देखने को मिलेंगे, यही है अपतानी ट्राइब। क्लियर हुआ इसके बारे में। उसके बाद पेज नंबर 13 पर जब वर्ल्ड सेक्शन पर आते हैं तो यहाँ पर पहला आर्टिकल ओमिक्रॉन के बारे में ही चर्चा करता है। जैसे मैंने आपको बताया, ओमिक्रॉन ने पूरा का पूरा जो हेल्थ सिस्टम है उसको डिसरप्ट कर दिया है दुनिया भर में, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हो। यहाँ पर बहुत सारे केसेस ओमिक्रॉन के निकल चुके हैं। इनफैक्ट इंडिया के अंदर भी रेगुलरली बहुत सारे केसेस निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले टाइम पर हो सकता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में केसेस निकल कर आएँ, ठीक है। जब आप लोग डेटा देखोगे ओमिक्रॉन के ऊपर तो बहुत सारे आपको आर्टिकल्स पब्लिश होते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे यहाँ पर आर्टिकल्स अलग अलग जगह पर पब्लिश हो चुके हैं कि यहाँ पर ओमिक्रॉन माइल्ड सिम्टम है, मतलब कि बहुत थोड़ा बहुत खतरनाक है, लेकिन ऐसे यार मत चलना, क्योंकि यहाँ पर यूएन ऑलरेडी बता चुका है कि डब्ल्यूएचओ कह चुका है ओमिक्रॉन को आपको हल्के में नहीं लेना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ओमिक्रॉन यहाँ पर अपने आप में एक बड़ा क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। आपको इसके में ध्यान रखते हुए आगे चीज़ों को आराम से अपने जो प्रिकॉशंस है उसको खुद लेते हुए आगे बढ़ना है, ऐसा डब्ल्यूएचओ ने खुद स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में मतलब कुछ ऐसा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना यहाँ पर आप लोग ध्यान रख सकते हो। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, यूएस और रशिया के बीच में यहाँ पर बातचीत होने वाली है जनवरी में, तो उसको लेकर एक आर्टिकल देखने को मिला। यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया दोनों मिलकर एक एंटिसिपेटेड टॉक को हेल्ड करने वाले हैं। यहाँ पर एक बातचीत होगी इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जनवरी के आसपास ये बातचीत होने वाली है, जहाँ पर यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर डिस्कशन होगा। और यूक्रेन ने जैसे मांग की है कि हम लोग को नाटो का मेंबर बनना है, ठीक है, लेकिन रशिया इसको मना कर रहा है कि नहीं, उसको मेंबर नहीं बनाना है। तो देखेंगे आखिरकार क्या सोल्यूशन इसका निकल कर आता है, किस प्रकार से यहाँ पर एक कंट्रीज इस पूरे इशू को सुलझाती हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद जब हम लोग इकोनॉमी के पोर्शन पर आते हैं तो एक लास्ट आर्टिकल ये निकल कर आता है। आज आर्टिकल कुछ ज़्यादा छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, कुछ ज़्यादा ऐसे खास आर्टिकल्स नहीं है, लेकिन अपने आप में जितने भी आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर कोशिश मैं कर रहा हूँ कि और ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा ये बात करता है पीएलआई स्कीम को लेकर। तो जो हमारी सरकार है वो यहाँ पर टेक्सटाइल पीएलआई इसकी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करने वाली है जनवरी 1 से, क्योंकि हमारी सरकार ने रिसेंटली अनाउंसमेंट कर दिया था कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जो कपड़ा उद्योग है, इसी के लिए हम लोग पीएलआई स्कीम्स को लेकर आएंगे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स को लेकर आएंगे। यहाँ पर लगभग 10,683 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर अनाउंस करे गए थे। इतना पैसा हम लोग एज अ इंसेंटिव लगाने वाले हैं, और ये सितंबर में अनाउंसमेंट हुआ था और इसके बारे में मैंने डिस्कशन भी किया था, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग को 2-4 इन्फॉर्मेशन दे देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन से और डायरेक्टली क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में हमारी यूनियन कैबिनेट ने इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अप्रूव किया था। यहाँ पे बोला हम लोग बहुत सारा जो पैसा है वो अनाउंस करेंगे, आने वाले सालों के अंदर यहाँ पर ये पैसा दिया जाएगा ताकि हमारा जो कपड़ा उद्योग है ये मामला ग्रो होता हुआ नजर आए। पहले तो आपको सीखना होगा कि आखिरकार ये पीएलआई स्कीम क्या होती है। देखो, पीएलआई स्कीम हम लोग तब लेकर आते हैं जब हमें अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टअप करना हो, ठीक है। हमारे कंट्री के अंदर किसी प्रोडक्ट को बूस्टअप करना है कि हाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो आप पीएलआई स्कीम लेकर आओगे, क्योंकि इसके नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। आप प्रोडक्शन करो,
उसके बदले में आपको इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, तो आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव उन कंपनीज को दिया जाएगा। तो इसी बेसिस पर यहाँ पर इस पीएलआई स्कीम को जारी किया जाता है ताकि हम लोग क्या करें, अपने कंट्री के जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ा सकें। और इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आज के टाइम पर जो हम दुनिया भर से चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं वो कम हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर हमारा इंपोर्ट कम रहेगा तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट वाला सिस्टम है वो थोड़ा सा खत्म होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आज के टाइम पर हम लोग बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ अगर आप देखोगे तो हम ट्रेड डेफिसिट की कैटेगरी में चल रहे हैं, जहाँ पर हमारे व्यापार के अंदर हमें नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग पीएलआई स्कीम्स को जारी करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे हमारी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो जितना कंजम्पशन है हम अपने कंट्री के अंदर कंजम्पशन करने के बाद क्या कर सकते हैं, बचे कुचे को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उससे भी हम लोग इनकम को जनरेट कर सकते हैं। दैट इज वाई पीएलआई स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर हुआ इसके बारे में? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फॉरेन कंपनीज के अलावा भी हम लोग जो इंडियन कंपनीज है खासकर उनको सेटअप करने के बारे में फोकस कर रहे हैं और उन्हीं को यहाँ पर खासकर ये पीएलआई स्कीम के अंदर रखा गया है। और जो पीएलआई स्कीम है ये सिर्फ और सिर्फ अभी हमें आप देख पाओगे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए नहीं, और भी सेक्टर्स के लिए अप्रूव करी गई थी, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, आईटी हार्डवेयर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, ठीक है, केमिकल सेल्स, सभी के लिए पीएलआई स्कीम को हम लोग लेकर आए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब पीएलआई स्कीम के फीचर्स क्या हो सकते हैं, खासियत क्या है यहाँ पर, अगर हम बात करें टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर तो इसका मेन खासियत यह है कि जो हमारा मैन मेड फाइबर है, ठीक है, हमारे जो कपड़े हैं, जो गारमेंट्स हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं, इनका हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करने के बाद हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे और इसी के बेसिस पर जो भी कंपनी प्रोडक्शन करेगी उसको इंसेंटिव मिलेगा। और इंसेंटिव के लिए सरकार ने बोला है कितना पैसा खर्चेगी, सरकार यहाँ पर 10,683 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर खर्चने वाली है। ये पैसा प्रोवाइड करवाया जाएगा एज अ इंसेंटिव और आने वाले 5 साल के अंदर हम लोग यहाँ पर ये पैसा देने वाले हैं कंपनीज को जो भी प्रोडक्शन करेंगी। अब यहाँ पर ये इंसेंटिव कैसे कैसे प्रोड्यूसर्स को दिया जाएगा मैं आपको बताता हूँ, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हो सकता है। देखो, एलिजिबिलिटी के लिए 2 क्राइटेरिया को रखा गया है, पहला और दूसरा। पहला क्या है मैं आपको बताता हूँ, मान लो कोई व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, कोई भी कंपनी है जो कि चाह रही है कि हम लोग इन्वेस्ट करेंगे लगभग 300 करोड़ रुपीज़, 300 करोड़ रुपए हम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट के अंदर, फिर उसके बाद प्रोडक्शन को करेंगे। तो यहाँ पर वो लोग जो कि 300 करोड़ रुपए लगा रहे हैं इस प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, वो लोग यहाँ पर इसके अंदर आप कह सकते हो जो ये स्कीम है इसके अंदर एलिजिबल हो पाएंगे, वो लोग यहाँ पर ये इंसेंटिव ले पाएंगे। उसी प्रकार से दूसरे कैटेगरी के अंदर वो लोग आते हैं जो कि इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स जो कि यहाँ पर स्पेंड करना चाहते हैं लगभग आप कह सकते हो मिनिमम 100 करोड़ रुपए जो कि यहाँ पर खर्च रहे हैं कंडीशंस के ऊपर, आप जो कि कंडीशन बिल्कुल सेम ऊपर वाली तरीके से है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर भी क्या होगा, वो लोग भी एलिजिबल हो पाएंगे, वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे इस पीएलआई स्कीम के अंदर। तो कहने का मतलब है इस स्कीम के अंदर अप्लाई करना होगा और उसी एप्लीकेशन की जो शुरुआत है वो यहाँ पर जनवरी 1 से हो जाएगी, ठीक है। अप्लाई कौन कौन कर सकता है ये आपको पता चल चुका है, ठीक है। कौन कौन कर सकता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी पैसा लगा रहा है, कोई पर्सन, कोई कंपनी यहाँ पर जो 300 करोड़ रुपए का प्लांट लगा रही है, इन्वेस्ट कर रही है इतना, ठीक है, उसको यहाँ पर इसके अंदर स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। या फिर कोई इन्वेस्टर है जो कि 100 करोड़ रुपए तक स्पेंड कर रहा है, उसको भी यहाँ पर यह फ़ायदा मिलेगा, वो भी यहाँ पर इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, देखो बेनिफिट ये होगा जो इन्वेस्टमेंट है, देखो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, जैसे हमने डिस्कस किया, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब प्रोडक्शन को बढ़ा दोगे, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग मार्केट में खर्चेंगे, ओवरऑल आप कह सकते हो हमारी इकोनॉमी के अंदर जनरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर हुआ इसके बारे में? और इसके अंदर आप कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट में मेन वीमेन सभी को एम्प्लॉयमेंट मिलने के काफ़ी सारे चांसेस देखने को मिलेंगे। और उसके बाद प्रायोरिटी पे हमने क्या रखा है, बैकवर्ड एरियाज़ को काफ़ी हद तक प्रायोरिटी के ऊपर रखा है। खासकर हम लोग प्रायोरिटी पर रखेंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि काफ़ी पिछड़े हुए हैं, ठीक है, जहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, पोवर्टी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मेन फोकस रखेंगे कि यहाँ के जो वर्कर्स हैं इनको थोड़ा सा आगे लेकर आया जा सके। ये जो बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर इंडस्ट्रीज़ हैं इनको ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया जा सके ताकि यहाँ पर ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, यहाँ पर लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव हो। उसके बाद यहाँ पर जो स्कीम है ये खासकर फोकस करने वाली है स्पेशली कौन कौन से स्टेट्स के अंदर, तो गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा के अंदर मेन फोकस यहाँ पर रहने वाला है। अब देखो ओवरऑल हमने सारी चीज़ों के बारे में बात करी, हमने टेक्सटाइल्स के बारे में बात करी, क्योंकि ये सारा मुद्दा टेक्सटाइल को लेकर है। हम लोग कपड़ा उद्योग के अंदर आगे ग्रो होने की पूरी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत के अंदर आज कहाँ पर स्टैंड करती है उसके बारे में भी जान लो। देखो जो टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री है ये एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, यहाँ पर आपको लेबर की ज़रूरत पड़ती है। और आज के टाइम पर इंडिया के अंदर लगभग 45 मिलियन लोग यहाँ पर इसके अंदर एम्प्लॉयड है, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं,
ठीक है। तो एक तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। खेती बाड़ी में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, आपको मालूम होगा। लेकिन जो दूसरे नंबर पर सेक्टर है वो खुद ये टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्रीज है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। उसके बाद बोला गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत पुरानी इंडस्ट्री देखने को मिलेगी हमारी इंडियन इकोनॉमी की। ठीक है, आज के टाइम पर आप कह सकते हो हमारा जो ट्रेडिशनल चीज़ है उसको हम लोग आगे लेकर आ रहे हैं, और इसको भी दो सेगमेंट्स में बांटा गया है। देखो, हमेशा जो टेक्सटाइल सेक्टर है ये दो सेगमेंट्स में बांटा जाता है। एक सेगमेंट होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का और एक सेगमेंट होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर का। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो छोटे मोटे स्केल पर यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है, छोटे मोटे स्केल पर पुराने वाले टूल्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराने ज़माने के टूल्स मेथड्स उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, हाथ से बुनाई कढ़ाई हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। दूसरा सेक्टर कौन सा था, ऑर्गेनाइज सेक्टर, जहाँ पर मॉडर्न मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है, टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है, हर चीज़ की यहाँ पर जो लिए मशीन्स लगाई गई हैं और उसके बेसिस पर तेज़ी से प्रोडक्शन हो रहा है। तो हमारा कौन सा हो गया, ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो क्लियर हो गया इसके बारे में। इस आर्टिकल में जितनी इन्फॉर्मेशन है उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। क्लियर हुआ इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये था छोटा सा आर्टिकल जिसके लिए हमने सारी इन्फॉर्मेशन को कवर किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है कितना यहाँ पर पैसा अनाउंस किया गया था, कितना यहाँ पर एक तरीके से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर सरकार ने कितना पैसा अनाउंस किया था, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नाउ जब हम बात करते हैं आज के एडिटोरियल्स की, तो यहाँ पर पहला आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, कोविड के बारे में चर्चा की गई है, इसको आपको छोड़ना है। ठीक है, इस आर्टिकल को नहीं पढ़ना है। यहाँ पर एक एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का, ठीक है, वो है ये वाला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार इंडिया, श्रीलंका और चाइना तीनों को मिलाकर इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को यहाँ पर इस एडिटोरियल में हम लोग कवर करने वाले हैं। ऑथर ने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन करी हैं। उसके बाद एक एडिटोरियल ये वाला है, ठीक है, यहाँ पर इंडियन पॉलिटिशियंस को लेकर काफ़ी सारी चर्चा की गई है। हालांकि आपका हो गया पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपके लिए वो यहाँ पर उसके बारे में डिस्कशन करूँगा। हालांकि यहाँ पर कुछ पोर्शन है, जैसे कि इतना पोर्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये आर्टिकल के अंदर कुछ पोर्शन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, उसका यहाँ पर नेक्स्ट एडिटोरियल जो है हमारा, वो यहाँ पर ये आपको देख पाओगे, कुछ खास आर्टिकल्स नहीं है। यहाँ पर एक लास्ट एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगेन पाक पे कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में चर्चा की गई है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये 3-4 एडिटोरियल है जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। और आपको याद होगा कल भी हमारा एक एडिटोरियल रह चुका था प्लास्टिक को लेकर, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट को लेकर, तो उसका डिस्कशन भी आज हम लोग करने वाले हैं। लेकिन एडिटोरियल का जो डिस्कशन है आज वो कुछ अलग प्रकार से होता हुआ नजर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला वाला एडिटोरियल है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो छोटा वाला आर्टिकल है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ पीडीएफ्स को क्रिएट किया है। देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, देखो यार, प्रॉब्लम ये होती है हम लोग डायरेक्टली न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करते हैं। चलो वो तो अच्छी बात है, हम लोग न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग को पसंद भी आता है, वो सब कुछ सही है अपनी जगह पर। लेकिन होता क्या है ना, कहीं ना कहीं हम लोग चीज़ों का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस का वॉयलेशन कर रहे हैं। हो क्या रहा है, हम लोग डायरेक्ट न्यूज़पेपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। द हिंदू से काफ़ी बात हो चुकी है, ठीक है, एक बार वार्निंग आ चुकी है। तो आपको मालूम होगा अभी 2 दिन पहले मैंने एक अनाउंसमेंट किया था, आपको पता होगा, मैंने ये बोला था कि आप लोग की राय मांगी थी कि हम लोग कैसे स्टार्ट करें चीज़ों को पीडीएफ में कन्वर्ट करें। तो उससे पहले एक वार्निंग आ चुकी थी द हिंदू के साथ जो डिस्कशन हुआ है मेरा, उसके साथ एक वार्निंग ये आई थी कि आप न्यूज़पेपर का डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर पर ये द हिंदू ने कॉपीराइट ले रखा है। मतलब हो है बहुत सारे लोगों ने लंबे समय तक ये न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया है, ठीक है, बहुत सारे चैनल्स होंगे जिन्होंने यहाँ पे लंबे समय से ये न्यूज़पेपर्स को दिखा रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ से कवर करवा रहे हैं चीज़ों को, ये आपको पता होगा। लेकिन वो वीडियोस डाउन हो जाती हैं, ये भी आपको पता होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो न्यूज़पेपर्स शो कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर ये न्यूज़पेपर दिखाया, ठीक है, तो इतने आर्टिकल दिखाए। होगा क्या, ये जो आर्टिकल है इसका इंपॉर्टेंस इतना ही रहेगा जैसे डिस्कशन हमारा पहले रहता था, बिल्कुल वैसे ही रहेगा, 1% भी फर्क नहीं आएगा। इनफैक्ट प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा मैं इन्हेंस कर दूंगा, इंक्रीज़ कर दूंगा, और आपको भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, देखो जैसे आज का एडिटोरियल है, आज मुझे इस वजह से तो देर हो गई क्योंकि मेरे हाथ में चीज़ें सेट नहीं थी। तो आज मैं थोड़ा सा एडिटोरियल को कवर करने में मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा पीडीएफ्स को क्रिएट किया, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया है। जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर आर्टिकल है, अब मैंने इसके ऊपर ये स्पेस छोड़ा था, ये जो स्पेस है इसमें पूरा एडिटोरियल चेप दूंगा। जैसे वो एडिटोरियल रखा हुआ है अपना पूरा न्यूज़पेपर के अंदर, वो एडिटोरियल मैं वहाँ से कट करके यहाँ पे लगा दूंगा, बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। जो आर्टिकल्स है उसको कट डाउन करके यहाँ पर क्रॉप करके लगा सकते हैं, पूरा जो कंप्लीट न्यूज़पेपर है वो शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं।
ठीक है। तो कल भी मेरे पास यहाँ पर डिस्कशन हुआ द हिंदू के साथ, तो यही प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आज शो कर दिया, मैंने बता दिया कि अभी 1-2 दिन लगेंगे थोड़ा सेट होने में, तो यहाँ पर उसको हम लोग सेट कर लेंगे। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, कोई भी प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगी, सब कुछ और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर आपका एक और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है बहुत ज़्यादा। बस खाली यहाँ पर चीज़ों को सपोर्ट करते रहना। बाकी आगे मैं कोशिश करूँगा जहाँ पर मुझे ज़रूरत लगे कि हाँ न्यूज़पेपर्स का डिस्कशन होना चाहिए, मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि यहाँ पर उसका भी इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। हालांकि हम लोग आर्टिकल्स को कट पेस्ट कर सकते हैं, तो ये हम लोग कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर दिखा दूंगा, ओवरव्यू दे दूंगा कि हाँ क्या क्या आर्टिकल्स का डिस्कशन हम लोग को करना है। आज मैं पूरा ओवरव्यू दे दूंगा, ठीक है, सारे आर्टिकल एक एक करके दिखा दूंगा और वही आर्टिकल आप लोग को मिल भी जाएंगे। मतलब जैसा सब कुछ चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। इनफैक्ट जैसे मैंने फिर से बोला कि यहाँ पर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम लोग इंक्रीज और कर देंगे, तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, इनफैक्ट आपको फायदा होगा। लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम होती थी, वो प्रॉब्लम क्या थी आप लोग को, कि आप लोग देख पाते होंगे मैंने न्यूज़पेपर दिखाता हूँ, न्यूज़पेपर दिखाने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को प्रोवाइड करवाता हूँ, जैसे कि अभी हमने पीएलआई स्कीम के बारे में डिस्कशन किया, वो सारे जो पॉइंट्स है वो आपको नीचे नजर आ रहे थे, है ना। तो आप लोग को परेशानी भी होती थी, मैं आपको एक अलग से टेलीग्राम चैनल पर वो सारी चीज़ें शेयर कर देता था, तो बहुत परेशानी होती थी कि यार यहाँ से देखो वहाँ से देखो, फिर न्यूज़पेपर के अंदर ऊपर नीचे करते रहो, है ना। तो वो प्रॉब्लम भी चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आर्टिकल मैं पूरा लगा दूंगा, यहाँ पर पूरा आर्टिकल अच्छे से क्लियरली आपको दिखेगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको वो नीचे प्रोवाइड कर दवा दी जाएगी। जैसे आप देख पाओगे जो एडिटोरियल है आज का एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर, मैं वो एडिटोरियल यहाँ पे लगा देता, लेकिन मैंने अभी लगाया नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। एडिटोरियल लगा दूंगा, फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप लोग करके सकते हो। इसका आप लोग प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, प्लस डाउनलोड करके अपने पास रख भी सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्टली नोट्स बनाना चाहते हो बना लो, नहीं बनाना चाहते हो तो यहाँ पर इसको डाउनलोड करके रख लो। तो ये फ़ायदा आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आई होप आप लोग सपोर्ट करोगे, तो ज़रूर सपोर्ट चाहिए, क्योंकि यार यहाँ पे कहीं ना कहीं एक वायलेशन डेफिनेटली हम लोग कर ही रहे हैं, ये तो आप लोगों को ही पता है, क्योंकि कॉपीराइट्स हैं इसके ऊपर, द हिंदू के ऊपर। लेकिन फिर भी बहुत लोगों की मदद होती है। अब मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे चीज़ें बढ़ जाएंगी तो इतनी प्रॉब्लम्स आएगी। इनफैक्ट यहाँ पर दिसंबर के महीने में इतनी दिक्कतें मैंने फेस की हैं जितनी मैंने पूरे ज़िंदगी में फेस नहीं की हैं, ठीक है। तो है तो आप लोगों को भी मालूम है, पिछले कुछ दिनों में और ही कितनी सारी प्रॉब्लम्स निकल कर आई थी। कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। चीज़ें ऐसी रहने वाली हैं, प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ा दूंगा मैं, तो आपको पता है थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी, कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा मैं काम करूँगा और ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों को अच्छा कर दूंगा, तो उसकी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। तो जैसे हमने पहला एडिटोरियल डिस्कस करना है एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर, तो मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करके आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो एडिटोरियल होगा उसका बहुत अच्छे से पॉइंट्स को लगा कर डिस्कस करूँगा, सारी चीज़ें आपको टू द पॉइंट मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर मतलब अब जो प्रॉब्लम है, जो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम माननी पड़ती थी, दिमाग और मारना पड़ता था, वो दिमाग भी नहीं मानना पड़ेगा, सारा काम खत्म हो जाएगा, करंट अफेयर की परेशानी खत्म हो जाएगी, वो सब आप मुझ पर छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है बात करता है एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर, तो रिसेंटली चर्चा में क्यों आया, तो चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर जो DGTR है, मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़, ठीक है, इनके कुछ रिकमेंडेशंस आए, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर रिकमेंडेशन ये दिया कि इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर, मतलब चाइना के कुछ 5 प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी को लगाया। तो डिस्कस करेंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर ये क्यों लगाई गई, क्या इससे चाइना नाराज़ नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को जानने को मिलने वाली है। फिलहाल तो आपको ध्यान रखना है जो भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं इसमें कुछ एल्यूमिनियम गुड्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं, तो इन्हीं के ऊपर यहाँ पर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी को लगाया गया है। आने वाले 5 साल के लिए ड्यूटी लगाई गई है। क्लियर हुआ। लेकिन उससे पहले आपको 2-4 इन्फॉर्मेशन और समझनी होगी। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन क्या है कि देखो, इंडिया चाइना के ट्रेड के बारे में, व्यापार के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इंडिया आज के टाइम पर चाइना को पता है कितना एक्सपोर्ट करता है। हमारे पास एक डेटा है कि अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में भारत ने चाइना को लगभग $12.26 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। लेकिन इंपोर्ट भी तो क्या होगा, बिल्कुल, जब ट्रेड कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों हो रहा है। तो इंडिया ने यहाँ पर एक्सपोर्ट कितने का किया, $12.26 बिलियन का। इंपोर्ट कितने का किया, हम लोगों ने इंपोर्ट किया है इंपोर्ट किया है हम लोगों ने $42.33 बिलियन का। ठीक है, इंपोर्ट कितने का किया है, $42.33 बिलियन का। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो हम लोग घाटे में तो रह गए। ठीक है, हमने इंपोर्ट किया है, चाइना का सामान हम लोगों ने खरीदा ज़्यादा है, हमारी कंट्री का जो पैसा है वो निकला है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर इंपोर्ट ज़्यादा किया और एक्सपोर्ट जो है बहुत कम किया है। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आ रहा है $30.07 बिलियन का। तो इतना तो इंडिया ने नुकसान झेल लिया है कितने महीनों में, कुछ ही महीनों के अंदर, अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में, इसी साल की बात है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चाइना ने कर दी है बेईमानी। ठीक है, चाइना ने यहाँ पर एक बेईमानी कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर हमें इतना घाटा हुआ। और वो बेईमानी क्या है, वो बेईमानी है डंपिंग की। चाइना ने जो अपने गुड्स हैं उसको डंप किया है इंडिया के अंदर। इसी वजह से इंडिया ने चाइना के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है।
क्लियर हुआ, चीज़ों को कनेक्ट कर पाए, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है ये किसने लगाई, ये इम्पोज करी है डीजीटीआर ने, जिसको हम लोग डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज बोलते हैं। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट नेशनल अथॉरिटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आती है। इनका मेन काम होता है कि हम अपने कंट्री का जो मार्केट है उसको प्रोटेक्ट करें, अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ग्रोथ के ऊपर यहाँ पर ये कंपनीज काम करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो डिस्कस करते हैं आखिरकार ये एंटी डंपिंग ड्यूटी होती क्या है। सबसे पहली बात आपको सीखना होगा कि आखिरकार ये डंपिंग क्या होता है। देखो, डंपिंग का मतलब होता है गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय अ कंट्री टू अनदर कंट्री एट अ प्राइस लोअर देन द प्राइस इट नॉर्मली चार्जेस। मतलब नहीं समझ में आया, अभी समझ में आएगा। देखो चाइना क्या कर रहा था, चाइना ने बेईमानी क्या करी है इसको समझो। चाइना क्या कर रहा था, जो ये 5 प्रोडक्ट है इसको हमें इंपोर्ट कर रहा था, ठीक है, हम अपने एक तरीके से हमारी कंट्री के अंदर भेज रहा था। और पता है जो यहाँ पर प्राइस है इनके कंट्री के अंदर, सपोज इनके कंट्री के अंदर इसका प्राइस 15 रुपये था, लेकिन इन्होंने एक्सपोर्ट 10 रुपये में किया है, ठीक है। तो वही तो जितना यहाँ पर इनका प्राइस था, मतलब इनका जो भी कंपनीज ये ग्रो कर रही होंगी, जो भी कंपनीज यहाँ पर इसका प्रोडक्शन कर रही होंगी, जैसे कि यहाँ पर ये एल्यूमिनियम हम लोग को दे रहे हैं, तो जो भी कंपनीज इनका प्रोडक्शन कर रही होंगी उनसे बोला कि आप लोग यहाँ पर 15 का प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप 10 का बेचो। तो इन्होंने बोला होगा इससे तो हमें घाटा होगा, तो चाइना ने बोला कोई बात नहीं, घाटा होगा, वो घाटा हम चुकाएंगे, हम पैसा देंगे आपको, आप 10 में एक्सपोर्ट करो। तो यही काम किया गया है कि चाइना के अंदर जितने का मतलब प्रोडक्शन हो रहा है उससे कम में यहाँ पर इन्होंने एक्सपोर्ट किया, दबा के एक्सपोर्ट किया। और इससे क्या हो रहा है, इससे इंडिया के अंदर दिक्कत क्रिएट हो रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन हो रहा है वो तो 15 रुपये का ही हो रहा है, ठीक है। तो ये बाहर से सस्ता आ रहा है हमारे अंदर, तो ऑब्वियसली इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है, हमारे कंट्री का जो मार्केट है वो पूरी तरह से हिल चुका है, क्योंकि चाइना ने भरपूर मात्रा में सस्ता माल एक्सपोर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जैसे ही डीजीटीआर को पता चला कि हाँ भाई चाइना के अंदर तो ये रेट ज़्यादा है, ये लोग खुद जानबूझकर कम करके बेच रहे हैं इंडिया को, तो क्या है इसके ऊपर डंपिंग ड्यूटी लगानी चाहिए। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी इसी वजह से लगाई गई है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डंपिंग। डंपिंग क्या हुआ समझ में आया, कि अपने कंट्री के अंदर जो भी रेट चल रहा है उससे और ज़्यादा कम करके दूसरे कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर देना, उसको हम लोग डंपिंग बोलते हैं। तो चाइना ये प्रोडक्ट हमारे कंट्री के अंदर डंप कर रहा था, तो इसके बेसिस पर अब यहाँ पर चीज़ें सॉल्व हुई। अब यहाँ पर डीजीटीआर ने क्या किया, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। अगर आप लोग अब कितने रुपए का ही बेचो, आप 10 रुपये का ही बेचोगे, तो हम लोग इस पर ड्यूटी लगाकर उसको बराबर का कर देंगे, जो हमारे इंडियन मार्केट के अंदर जो हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है उसके बराबर कर देंगे या उससे महंगा कर देंगे। इससे हमारे कंट्री का मार्केट जो है वो ग्रो होता हुआ नजर आएगा। क्लियर हुआ इसके बारे में, ठीक है। तो डंपिंग क्या होता है, डंपिंग एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, ठीक है। एक गलत तरीके से यहाँ पर व्यापार में आप कह सकते हो यूज़ किया जाता है इसको, ये एक तरीके से व्यापार में काफ़ी बुरा इफेक्ट डालती है। तो फिलहाल अब आपको डंपिंग समझ में आया। अब हमने देखा डंपिंग के अगेंस्ट में एंटी डंपिंग ड्यूटी भी इंडिया ने लगा दी, क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी कौन लगाता है, हमारा जो एक तरीके से कस्टम्स होते हैं, मतलब वही सब लगाते हैं। आपको मालूम होगा जो सामान आ रहा है हमारे पास वो 2 तरीके से आएगा, या तो हवा से आएगा, एयरप्लेन से आएगा, या फिर समुद्र के रास्ते से आएगा। तो दोनों जगह पर कस्टम ड्यूटीज़ बैठी होती हैं, वो यहाँ पर चीज़ों को देखते हैं और उन्हीं के थ्रू यहाँ पर ये टैक्स लगाया गया। अब अगर हम बात करें तो जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है, अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो इसका पहला ऑब्जेक्टिव तो यह है कि जो सिचुएशन खराब हुई है उसको वापस से सही करना, जो आपने ट्रेड को बेकार किया है उसको सही करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्या होता है, अगर हम दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव देखें तो दूसरा ऑब्जेक्टिव यह है कि जो हमारा डोमेस्टिक कंपनीज़ है, डोमेस्टिक कंपनीज़ की जो बुरी हालत हो चुकी थी, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट ग्रो नहीं हो रहा, कंट्री को खुद को नुकसान हो रहा है, सस्ता माल आ रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर उस चीज़ को सही करना। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या कर सकती है, यहाँ पर जो डोमेस्टिक कंपनीज है उनको सुधार सकती है। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो भी यहाँ पर जो दूसरी कंट्री है जो गलत तरीके से यहाँ पर कम वैल्यू में यहाँ पर सामान बेच रही है, ठीक है, उसको यहाँ पर कम किया जा सकता है। जो हमारी डोमेस्टिक जो एक तरीके से मार्केट है उसकी वैल्यू को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू के ऊपर थोड़ा सा हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी का मेन काम क्या है, हमारे कंट्री के और मतलब ओवरऑल देखो बार बार जो जितने भी पॉइंट है उसका कहना यही है कि डोमेस्टिक मार्केट को ग्रो करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एंटी डंपिंग ड्यूटी का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अच्छा आपका क्वेश्चन ये भी होगा तो चाइना नाराज़ नहीं होगा क्या, चाइना नाराज़ हो चुका होगा और रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। तो चाइना क्यों नाराज़ होगा, चाइना ने खुद पता है कि हमने गलत काम किया है। क्योंकि गलत काम किस लिए किया है, क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं WTO के अंदर, और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया भर का व्यापार देखता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी यहाँ पर बोल दिया है कि यहाँ पे जहाँ पर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है वहाँ पर कंट्री जहाँ पर भी डंपिंग होता है वहाँ पर कंट्री एंटी डंपिंग ड्यूटी इसको लगा सकती है, ठीक है। तो जो डंपिंग वाली सिचुएशन है आप कह सकते हो यहाँ पर WTO पहली चीज़ें मेंशन कर चुका है। WTO ने बता दिया है कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है वो एक फेयर प्रैक्टिस है, आप बिल्कुल कर सकते हो ये काम। तो चाइना क्यों नाराज़ होगा, क्योंकि WTO के आज के टाइम पर सिग्नेटरी चाइना भी है, इंडिया भी है।
तो क्यों होगा? क्योंकि चाइना को पता है कि हमने गलत काम किया है और ये सारी चीज़ें डब्ल्यूटीओ के अंदर मेंशन्ड है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो हमने रूल्स के हिसाब से सारे काम किए हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है चाइना के ऊपर। क्लियर हुआ इसके बारे में? अब यहाँ पे बात करें तो एक तो डंपिंग ड्यूटी हो गई, आपको पता चला। दूसरा होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। तो डिस्कस करते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, आपको पता चल गया है कि आप लोग प्रोडक्शन देते हो, अपने कंट्री का जो मार्केट है उसको एक तरीके से ग्रो करने पर फोकस रखते हो। लेकिन काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है, यहाँ पर यह भी एक कस्टम ड्यूटी लगा दी जाती है कुछ गुड्स के ऊपर जो कि यहाँ पर दूसरे कंट्री से आ रहे हैं, लेकिन दूसरे कंट्री से अगेन वो भी सस्ते में आ रहे हैं। वो कंट्री क्या कर रही है, वो अपने कंट्री के अंदर सब्सिडीज़ दे रही है। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया, मान लो फिर से एग्जांपल लेते हैं, चाइना है, चाइना यहाँ पर एक्स का ये प्रोडक्शन कर रहा है, इसका प्रोडक्शन कर रहा है। अब चाइना ने यहाँ पर बोला कि आप इसको सस्ते में बेचो, आपको इसके बदले में सब्सिडी मिल जाएगी, ठीक है। तो जब ये सब्सिडी मिल जाएगी आपको इसके बदले, और इसके सस्ते में बाहर एक्सपोर्ट करो, तो इसके बेसिस पर क्या होता है, यहाँ पर अगेन ये जो सस्ता एक्सपोर्ट होगा, जो दूसरे कंट्री के अंदर इंपोर्ट किया जाएगा, दूसरे कंट्री के अंदर जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो इससे यहाँ पर उस कंट्री को नुकसान होगा। तो उसके बेसिस पर भी काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ लगाई जा सकती है। क्लियर हुआ इसके बारे में? तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसके बारे में, सिंपल सी चीज़ें हैं। अब जो हमारा डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ के अंदर क्या क्या प्रोविजंस रिगार्डिंग बताए गए हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, आपका एक क्वेश्चन होगा, हमने अभी 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, बिल्कुल 5 साल के लिए लगाई है, तो क्या इसको बढ़ा सकते हैं आगे? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो डब्ल्यूटीओ के अंदर वैलिडिटी बताई गई है कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है ये वैलिड है 5 साल के लिए, लेकिन आप इसको आगे तक इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन आगे इंक्रीज करने के लिए आपको करना पड़ेगा सनसेट रिव्यू। तो सनसेट क्लॉज इस्तेमाल किया जाता है, आपको ध्यान रखना है कि आगे अगर हम लोग को ये ड्यूटीज को इंक्रीज करना है, आगे 5 साल के लिए फर्दर पीरियड के लिए बढ़ाना है, तो हमें सनसेट रिव्यू करना होता है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो सनसेट रिव्यू करोगे, आगे 5 साल के लिए इसको और बढ़ा सकते हो। क्लियर हुआ? आर्टिकल में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आप लोगों को बहुत सिंपल शब्दों में समझा दी है। आई होप आप लोगों को मजा आ गया होगा ये आर्टिकल पढ़कर। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, हमने डब्ल्यूटीओ बहुत देर से किया है, तो डब्ल्यूटीओ के बारे में भी जान लो, क्योंकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर डब्ल्यूटीओ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आप देख पा रहे हो सारी चीज़ आपको कंपाइल करके एक ही जगह पर मिल जाएगी, तो इसका अपने आप में ये फायदा नजर आएगा। अगर आप डब्ल्यूटीओ की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ है, तो डब्ल्यूटीओ अपने आप में आप कह सकते हो एक इंपॉर्टेंट बॉडी जो कि दुनिया भर के ट्रेड को रेगुलेट करती है। डब्ल्यूटीओ से पहले हमारे पास एक और बॉडी हुआ करती थी जिसका नाम है जीएटीटी, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड हुआ करती थी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर डब्ल्यूटीओ 1995 में बना है। क्लियर हुआ? यहाँ पर जो डब्ल्यूटीओ को लेकर एक अग्रीमेंट हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं मराकेश अग्रीमेंट। ये जो अग्रीमेंट है ये साइन हुआ था मोरक्को के अंदर 1994 के आसपास। फिर 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से बॉडी आ चुकी थी हमारे पास काम करने के लिए। तो डब्ल्यूटीओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मतलब एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पूरी एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी जहाँ पर दुनिया भर की कंट्रीज हैं जो कि सिग्नेटरी हैं, मिलकर आपस में काम करती हैं, डब्ल्यूटीए के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं, ठीक है। अब जीएटीटी और डब्ल्यूटीओ के बीच में क्या डिफरेंस है, देखो मैं आपको बता दूं, जो जीएटीटी है ये पहले हुआ करता था, इसको बदल के डब्ल्यूटीओ आया है। तो जीएटीटी ज़्यादातर जो एक तरीके से गुड्स हैं, ठीक है, उसी को उसके व्यापार के ऊपर ध्यान देता था, लेकिन जो डब्ल्यूटीओ है ये गुड्स के साथ साथ सर्विसेज के ऊपर भी ध्यान देता है। इस वजह से डब्ल्यूटीओ बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो यहाँ पर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसका गवर्निंग स्ट्रक्चर क्या है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, आर्टिकल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब जीएस पेपर 2 के अंदर हमारा पॉइंट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ का गवर्निंग स्ट्रक्चर क्या है, तो आप लोग ये देख पाओगे डब्ल्यूटीओ के अंदर आपको कौन कौन देखने को मिलता है। एक मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है, मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस के नीचे आपको जनरल काउंसिल देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जो ये जनरल काउंसिल होता है, यहाँ पर आपको डिस्प्यूट सेटलमेंट्स बॉडी देखने को मिलती है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी देखने को मिलती है। ये सारी अलग अलग बॉडीज होती हैं, काउंसिल्स होते हैं डब्ल्यूटीओ के अंदर जो कि इस पूरे डब्ल्यूटीओ बॉडी को चलाते हैं। आई होप आपको आर्टिकल बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया है, हमने सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कवर कर लिया। तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर ये आर्टिकल था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा वो ये लैक ऑफ पॉलिटिकल विल करके है, इसको भी हम उसी तरीके से डिस्कस करेंगे। जो भी पॉइंट्स हैं वो सब मैंने यहाँ पर पीडीएफ में इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया श्रीलंका के फिशरमैन डिस्प्यूट के बारे में एग्जैक्टली चर्चा की गई है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, जीएस पेपर 2 के अंदर वेरियस टॉपिक्स हैं, इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज, पॉलिटिक्स करके, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड करके, तो यहाँ पर उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में हमने देखा है लगभग 43 फिशरमैन्स को तमिलनाडु से अरेस्ट किया गया है, ठीक है।
43 फिशरमैन जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, ये फिशिंग कर रहे थे श्रीलंका की साइड पर, इनको अरेस्ट कर लिया है नेवी ने और ये डिस्प्यूट अपने आप में बहुत बढ़ चुका है। अगर हम बात करें तो अभी तक टोटल 284 इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया है श्रीलंका ने। 2019 में लगभग 210 फिशरमैन को अरेस्ट किया था और 2020 में लगभग 74 फिशरमैन को अरेस्ट किया था। इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसी पूरे डिस्प्यूट को, जो मछुआरों का एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट देखने को मिलता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इसका बैकग्राउंड सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है इसको लेने के लिए काफ़ी हद तक डिस्कशन किया हुआ है। दोनों कंट्रीज़ ने जॉइंट वर्किंग ग्रुप पे डिस्कशन किया था, लेकिन अभी तक कोई इसका सॉल्यूशन निकल कर आया नहीं है। पहले हम लोग इस डिस्प्यूट के बैकग्राउंड को कवर करते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है? सबसे पहली बात, जो इंडिया और श्रीलंका का जो फिशरमैन डिस्प्यूट है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है पाक बे वाले एरिया में। ठीक है, पाक बे वाले एरिया में सालों से यहाँ पर ये डिस्प्यूट चल रहा है। पाक बे का एरिया कहाँ पर है? तो आपको यहाँ पर ये पिक्चर देखने को मिलेगा। इसी एरिया में आपको ऊपर इंडिया का मैप देखने को मिलेगा, इधर श्रीलंका देखने को मिलेगा। इन्हीं के बीच में यहाँ पर ये पाक स्ट्रेट नजर आ रहा है, यही वाला रीजन है। यहीं पर जो तमिलनाडु के मछुआरे हैं वो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, ठीक है, और यहीं पर श्रीलंका उन लोगों को अरेस्ट कर लेता है। तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर ये जो डिस्प्यूट है फिशरमैन डिस्प्यूट इंडिया श्रीलंका के बीच में, ये 100 साल पुराना डिस्प्यूट आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ इसके बारे में। नाउ पाक बे क्या है? तो पाक बे एक सेमी एनक्लोज्ड शैलो वाटर बॉडी है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में आती है, आपको पता चल गया। ठीक है, प्रॉब्लम कब से स्टार्ट होती है? देखो, पहले यहाँ पर ये फिशरमैन को लेकर इतना डिस्प्यूट नहीं होता था, लेकिन रिसेंटली होता क्या है, 1974 और 1976 ये 2 साल हैं। इन दोनों साल में इंडिया और श्रीलंका बहुत सारे अग्रीमेंट को साइन करते हैं, ठीक है, और इसी अग्रीमेंट को साइन करने के बाद फिशरमैन डिस्प्यूट बढ़ता है। इससे पहले फिशरमैन डिस्प्यूट इतना ज़्यादा होता नहीं था। 1976 के अंदर एक एक्सचेंज ऑफ लेटर होता है दोनों इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और दोनों कंट्रीज मिलकर अग्री करती हैं, डिसाइड करती हैं कि अब हम लोग स्टॉप फिशिंग, मतलब जो फिशिंग हो रही है उसको रोक देंगे एक दूसरे के टेरिटोरियल वाटर के अंदर। मतलब जो इंडिया है, इंडिया के मछुआरे हैं वो श्रीलंका के टेरिटोरियल वाटर के अंदर मछली नहीं पकड़ सकते, और श्रीलंका के जो मछुआरे हैं वो इंडिया के टेरिटोरियल वाटर के अंदर मछली नहीं पकड़ सकते। ठीक है, तो ये अग्रीमेंट हुआ। इसी के बाद से ही बवाल चालू हो गया। हालांकि यहाँ पर ये अग्रीमेंट हो तो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या हुआ, ये अग्रीमेंट जो फिशरमैन है उनको रोक नहीं पाया। फिशरमैन तब भी यहाँ पर लगातार ये फिशिंग कर रहे थे। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये डिस्प्यूट लगातार बढ़ जाते हैं। उसके बाद होता क्या है, 2016 में यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका मिलकर दोनों डिसाइड करते हैं कि यार इसको लेकर कुछ करना चाहिए। विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत सारे फिशरमैन को अरेस्ट वगैरह किया जाता है, प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, तो सोल्यूशन होना चाहिए इसको लेकर। तो 2016 में एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बैठता है, लेकिन तब भी कोई सोल्यूशन निकल कर आता नहीं है। तो ये तो होगा एक पूरा का पूरा प्रॉब्लम। आई होप आप इसके बारे में समझ चुके होंगे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम एग्जैक्टली होती क्या है? देखो, होता क्या है, यहाँ पर जो इंडियन फिशरमैन है, ठीक है, तमिलनाडु के जो फिशरमैन है वो यहाँ से आते हैं, आगे आते आते यहाँ पर ये मछली पकड़ने के लिए आते हैं, और ये जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है उसको क्रॉस कर जाते हैं। उसको क्रॉस करके श्रीलंका की टेरिटरी में एंटर कर जाते हैं, और श्रीलंका की जो नेवी है वो यहाँ पर दस्तक मारती रहती है, और वही लोग यहाँ पर इनको अरेस्ट कर लेते हैं या फिर गोली भी मार देते हैं। इस प्रकार का सिनेरियो नजर आता है। अब इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक और डिस्प्यूट आता है, वो है कच्चातीवू आइलैंड इशू। कच्चातीवू आइलैंड इशू क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको एक और मैं पिक्चर दिखाता हूँ, ये पिक्चर आप लोग देखो अच्छे से। ठीक है, इसमें अगेन यहाँ पे ऊपर तमिलनाडु आपको नजर आ रहा होगा, नीचे आपको श्रीलंका नजर आ रहा होगा। ठीक है, बीच में एक छोटा सा आइलैंड है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं कच्चातीवू आइलैंड। ये आपको अब पिक्चर क्लियरली दिख रहा होगा, जो छोटा सा आइलैंड है रेड कलर का, यह है कच्चातीवू आइलैंड। अब इसी आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट होता है। ये आइलैंड की कहानी मैं आपको बताता हूँ। देखो, कहानी यह है, ये एक तरीके से आइलैंड अपने आप में कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, बहुत मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा साइज़ का है। ये इंडिया की टेरिटरी के अंदर पहले हुआ करता था, लेकिन होता क्या है, 1974 के आसपास यहाँ पर जो हमारी एक तरीके से उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी इंदिरा गांधी जी, इन्होंने यहाँ पर ये आइलैंड श्रीलंका को दे दिया था। तब से यहाँ पर श्रीलंका इसको बिलोंग करता है, मतलब श्रीलंका यहाँ पर इसको अपने पास से हैंडल करता है इस पूरे आइलैंड को। लेकिन इशू क्या है? इशू यह है कि जो हमारे मछुआरे हैं वो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, इशू यह है कि हमारे मछुआरे यहाँ से निकलते हैं तमिलनाडु से मछली पकड़ने के लिए, इतने एरिया में यहाँ पे मछली पकड़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रेस्ट करने के लिए इस आइलैंड पर बैठ जाते हैं, रेस्ट करने के लिए, जो अपना जाल है उसको सुलझाने के लिए, ठीक है, जाल को सुखाने के लिए, जो मछली पकड़ने वाला जाल है वो यहाँ पे आराम से बैठते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। होता क्या है, यहाँ पर इंटरनेशनल मैरीटाइम जो बाउंड्री लाइन है, ये जो आइलैंड है ये इसी इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के इधर की साइड, मतलब श्रीलंका वाली साइड में है। तो ये जो आइलैंड है ये श्रीलंका की साइड में है। हालांकि ये आइलैंड भारत को बिलोंग करता है, भारत ने यहाँ पर श्रीलंका को दिया था, लेकिन ये श्रीलंका की साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे मछुआरे बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, तो होता क्या है, इसी दौरान जो यहाँ पर श्रीलंका की नेवी है वो इनको अरेस्ट कर लेती है।
ठीक है, इनको अरेस्ट कर लेती है, इनके ऊपर गोली चला देती है। ये सिचुएशन हम लोग देख पाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर ये कच्चातीव आइलैंड इशू है, और इसी वजह से जो यहाँ पे आज के टाइम पर तमिलनाडु के अंदर वापस से डिमांड उठती है कि हम लोग को ये आइलैंड वापस से चाहिए। ठीक है, वापस से श्रीलंका से आइलैंड लिया जाए। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर डिमांड उठती है। आई होप आप लोग यहाँ पर इस चीज़ों को क्लियर कर पाए हो। क्लियर हुआ इसके बारे में, ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब उसके बाद तीसरा क्या इशू निकल कर आता है, देखो आज के टाइम पर इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो ये फिशरमैन इशू है, ये जो लगातार बढ़ रहा है, इसके पीछे के रीज़न क्या है। सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखो मेन प्रॉब्लम आपको पता चल चुकी है, एग्जैक्टली आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा है। कच्चतीव आइलैंड का भी बहुत बड़ा इशू है, लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपने यहाँ पर 1976 का जो अग्रीमेंट किया था, उसके बाद जो आपने डिसाइड किया कि आप एक दूसरे की टेरिटोरियल वाटर के अंदर फिशिंग नहीं करेंगे, ये एक बहुत बड़ी रीज़न था जिसकी वजह से आज के टाइम पर डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं। दूसरा रीज़न यह है, आज के टाइम पर जो इंडियन फिशरमैन है, भारत के जो बहुत सारे मछुआरे हैं, वो ज़्यादातर डिपेंडेंट हैं ट्रॉलिंग के ऊपर। वो ट्रॉलिंग करते हैं और श्रीलंका के अंदर ये जो ट्रॉलिंग है पूरी तरह से बैन है। ठीक है, लेकिन हम लोग ट्रॉलिंग करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर श्रीलंका बार बार इनको अरेस्ट भी कर लेता है और बोट भी यहाँ पर जब्त कर लेता है, सीज कर लेता है। ट्रॉलिंग होती क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, ट्रॉलिंग आप देख पाओगे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर आप देख पाओगे मछलियों को पकड़ा जाता है। ये जाल देख पा रहे हो, ये जाल के अंदर कितनी सारी मछलियाँ भर के पकड़ी हुई हैं। ठीक है, इसको हम लोग ट्रॉलिंग बोलते हैं, लेकिन अभी भी आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। क्लियर समझ में आएगा इस वाली पिक्चर से। ये पिक्चर देखो, इस पिक्चर के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ये आपको बोट देखने को मिलेगी। इस बोट में होता क्या है, नीचे जाल बांध दिया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग, जो ये वाली बोट होती है ना जिसमें जाल बांधा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉलर। ठीक है, होता क्या है, जाल बांध देंगे, इस जाल में पहिए लगे हुए हैं, ये जाल समुद्र के अंदर गिर जाएगा और फिर उसका ये बोट आगे बढ़ेगी और जाल भी साथ ही साथ खिंचता हुआ आएगा। जाल जब साथ ही साथ खिंचता हुआ आएगा तो यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ वगैरह इस जाल के अंदर भर जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि आप लोगों को लगता है सिर्फ मछलियाँ आएंगी इसके अंदर, मछलियों के साथ साथ जो हमारा पूरा का पूरा मैरिन इकोसिस्टम है वो बर्बाद हो जाता है। नीचे बहुत सारे एक्वाटिक प्लांट्स और भी एनिमल्स देखने को मिलते हैं, वो सब बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अपने आप एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो श्रीलंका ने इसी वजह से यहाँ पर इसको बैन किया है, लेकिन इंडियन फिशरमैन इसी का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, इसी का जब इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर इसकी वजह से भी आप कह सकते हो डिस्प्यूट दोनों कंट्रीज़ में काफ़ी बढ़ जाता है। आई होप आप लोग यहाँ पर समझ पाए हो कि ट्रॉलिंग क्या है, ट्रॉलिंग का इशू क्या देखने को मिलता है। क्लियर हुआ इसके बारे में। अब इसी ट्रॉलिंग के इशू को सही करने के लिए भारत ने क्या स्टेप उठाया, भारत ने यहाँ पर डीप सी फिशिंग स्कीम को लॉन्च किया था। आपको मालूम होगा हम लोगों ने डीप सी फिशिंग स्कीम को लेकर आए। इसका मतलब है हम लोग यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग बोट लेकर आएंगे। यहाँ पर जो ट्रॉलर है इसका ऑल्टरनेटिव लेकर आएंगे। एक दूसरी बोट आती है जिसको हम लोग समुद्र के बीचों बीच खड़ी करेंगे, वहीं पर मछली पकड़ेंगे, बोट के अंदर डालेंगे और फिर उसके बाद वापस लेकर आ जाएंगे। तो ये इनिशिएटिव लिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, आई होप आप इसके बारे में समझ चुके हो। ये तो हमने आर्टिकल से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को कवर किया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की, जो कि बहुत बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। वो यह है कि आज के टाइम पर इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने डिस्प्यूट्स के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पर इसी डिस्प्यूट में अगर हम बात करेंगे तो फिशरमैन डिस्प्यूट हुआ, लेकिन उसके बाद एक और विवाद आता है भारत और श्रीलंका के बीच में। वो विवाद क्या है मैं आपको समझाता हूँ। वो विवाद है चाइना। चाइना बीच में जाता है। देखो इंडिया और श्रीलंका आपस में बहुत ज़्यादा आपस में नेबरिंग कंट्रीज़ है। आप लोगों को पता है कितना ज़्यादा क्लोजर कंट्रीज़ है। एक टाइम पर रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे थे हमारे, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ सालों से रिलेशन काफ़ी ख़राब होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि बीच में चाइना इंटरवेंशन करने आ चुका है। चाइना ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलेशंस ख़राब करवा दिए हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो चाइना का इंटरवेंशन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। चाइना ने बहुत सारा पैसा श्रीलंका के अंदर लगा दिया है, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। इनफैक्ट आज के टाइम पर बहुत सारा लोन ले चुका है श्रीलंका चाइना से, और चाइना ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कब्जा भी कर लिया है श्रीलंका के अंदर। इनफैक्ट यहाँ पर एक डेटा ये बताता है कि चाइना का जो FDI है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये साल 2010 से लेकर 19 के बीच में 23.6% रहा है श्रीलंका के अंदर। इतना पैसा चाइना ने इन्वेस्ट किया है श्रीलंका में। लेकिन इंडिया ने पता है कितना इन्वेस्ट किया है? इंडिया ने इसी टाइम पीरियड में 10.4% किया है। तो आप देख सकते हो चाइना ने इंडिया से दुगने से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट श्रीलंका के अंदर कर दिया। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी कंसर्न है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो चाइना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन देखने को मिलेगा श्रीलंकन गुड्स के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर चाइना ने इतना सारा पैसा देने के बाद, श्रीलंका को कब्जा में करने के बाद, इनका जो हम्बनतोता पोर्ट है श्रीलंका का वो भी हैंडल कर लिया है। 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया है। 99 ईयर्स के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो हम्बनतोता पोर्ट को चाइना ने पूरी तरह से कब्जा लिया है। और कहीं ना कहीं ये चाइना की स्ट्रैटेजी है। चाइना की स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल वाली। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपने आप में भारत के लिए कंसर्न है। पहला क्वेश्चन तो ये भी आएगा, सर अब हमें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नहीं समझ में आ रहा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या है बता दो। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल समझने के लिए आपको ये वाला पिक्चर देखना होगा। यहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल मतलब यह है कि मोतियों की माला बुन दी है चाइना ने इधर उधर,
क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर तो कब्जा कर ही रखा है, मतलब चाइना ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और हमारे पीओके वाले रीजन से सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को निकाला। उसके बाद मालदीव्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो एक लाइन तो ऐसे बना ली, उसके बाद इधर से एक लाइन ऐसे बना ली। उसके बाद श्रीलंका का जो हम्बनतोता पोर्ट है बिल्कुल नीचे ही है, यहीं पर हम्बनतोता पोर्ट है, इसको पूरी तरह से कब्जे में कर लिया, तो यहाँ पर रोल बन चुका है। तो अपने आप में बहुत बड़ा लिंक बन चुका है चाइना का। उसके बाद बांग्लादेश के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, म्यांमार का अंदर एक पोर्ट बना रखा है, तो क्या हुआ, ये माला बना दी ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये चाइना का बहुत बड़ा स्ट्रेटजी है। हम्बनतोता पोर्ट कहाँ पर है, तो ये श्रीलंका का मैप आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर नीचे आपको ये वाला पोर्ट देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ इसके बारे में। तो ये कुछ आज के टाइम पर एक और डिस्प्यूट देखने को मिलता है, चाइना की वजह से हमारे रिलेशंस काफ़ी खराब हुए हैं। लेकिन अब हम बात करें किस बेसिस पर भारत और श्रीलंका के रिलेशंस अच्छे हैं, क्योंकि ये भी तो कवर करना होगा, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशंस हैं उनको लेकर डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है। पहला डेवलपमेंट है 4 पिलर इनिशिएटिव का। तो हाल ही में इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर अग्री किया है, साथ में मिलकर इन्होंने डिसाइड किया है हम लोग यहाँ पर 4 पिलर के ऊपर काम करेंगे और इन 4 पिलर में भारत पूरी तरह से मदद करेगा श्रीलंका की, और यहाँ पर हम लोग श्रीलंका के अंदर जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं उसको खत्म करने में मदद करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर मेन मकसद है। तो ये 4 पिलर इनिशिएटिव क्या है, इसमें भारत ने बोला हम लोग लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करवाएंगे, कुछ पैसा उधारी पे देंगे, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट मतलब करेंसी एक्सचेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसी के माध्यम से यहाँ पर आप कह सकते हो कि चाइना को सॉरी श्रीलंका को भारत सपोर्ट करेगा, क्योंकि श्रीलंका के अंदर अपने आप में सिचुएशन काफ़ी खराब हो चुकी है, इनका फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो चुका है, लोन बहुत ज़्यादा ले रखा है, कर्जा बहुत ज़्यादा इनके ऊपर है, तो भारत आज के टाइम पर सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें दोनों कंट्रीज़ के बीच में जॉइंट एक्सरसाइज भी होती है, तो आपको ध्यान रखना है, इसी वजह से दोनों के रिलेशंस और ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच में दोनों की जो मिलिट्री है इनके बीच में मित्र शक्ति अभ्यास होता है, दोनों के बीच में जो नेवी है उसके बीच में स्लिनेक्स वाली अभ्यास होता है। साथ ही साथ एक और कॉपरेशन ये है कि भारत और श्रीलंका दोनों मिलकर बहुत सारे ग्रुप्स के पार्ट हैं, जैसे कि बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है तो वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन। इस बॉडी के दोनों पार्ट हैं। ठीक है, उसका सार्क के भी यहाँ पर दोनों हिस्से देखने को मिलेंगे और इंडिया यहाँ पर कहीं ना कहीं इन दोनों बॉडी को लीडिंग रोल प्ले करता है। तो इसी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉपरेशन देखने को मिल जाएगा। तो अगेन आर्टिकल यहाँ पर जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता ही दिए हैं। तो ये था कंप्लीट इंडिया और श्रीलंका का रिलेशंस। आई होप आप अच्छे से क्लियर कर पाए हो। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा पॉलिटिक्स को लेकर। ठीक है, कि यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं आर्टिकल के अंदर, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पर इन्होंने बताया, देखो पॉलिटिक्स के अंदर ना कोई भी चीज़ें यहाँ पर गिरी हुई नहीं है या फिर ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। हर प्रकार से आपको चीज़ें के 2 पहलू देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से पॉलिटिक्स के अंदर भी आपको 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक तरफ अच्छाई भी है और एक तरफ आपको यहाँ पर बुराई भी देखने को मिल जाती है, जो कि कुछ लोग मिलकर उसको ख़राब कर देते हैं। अगर हम बात करें तो ये एक स्टेटमेंट खुद दिया है नोवेलिस्ट एसोसिएट जिनका नाम है बेंजामिन डिजरेल, इन्होंने यहाँ पर खुद यहाँ पर ये बताया था। इन्होंने बताया कि आज के टाइम पर 2 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उचित हैं। पर्टिनेंट मतलब होता है उचित। 2 क्वेश्चन निकल कर आते हैं, वो यह है कि हम लोग यहाँ पर पॉलिटिशियन मैटर्स के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर ट्रस्ट कर सकते हैं तो कौन लोग यहाँ पर मतलब किसके ऊपर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, किसके ऊपर नहीं करना चाहिए, ठीक है, या फिर कौन लोग ट्रस्ट कर सकते हैं कौन नहीं करते हैं। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर आती हैं। तो रिसेंटली एक सर्वे होता है, ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो सर्वे है इसका नाम है इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे। इसको रिलीज़ किया जाता है 2015 में, और इस सर्वे को एनालाइज करने के बाद यहाँ पर बताते हैं कि देखो ये जो सर्वे है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के पास निकल कर आती हैं। वो ये है कि आज के टाइम पर जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव वेलबींग को लेकर उठता है कि लोग कितना ट्रस्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, पुलिस के ऊपर, पॉलिटिशियन के ऊपर, उसको लेकर ये सर्वे हुआ था। ठीक है, तो कितना ट्रस्ट करते हैं बेसिकली उसके बारे में बताया गया। 2005 में पॉलिटिकल पार्टीज़ पर ज़्यादा ट्रस्ट हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पर 2012 के आसपास यहाँ पर इन पार्टीज़ में ट्रस्ट बहुत कम हो जो है, लोग जो है ट्रस्ट करना कम कर चुके हैं। मतलब एक ज़माने पे पॉलिटिशियंस के ऊपर बहुत लोग ट्रस्ट करते थे, लेकिन आज के टाइम पर ट्रस्ट कम करते हैं, ऐसा यहाँ पर इस सर्वे ने बताया, क्योंकि लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। और सेटिस्फैक्शन नहीं मिला उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के साथ साथ करप्शन प्रैक्टिस। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन काफ़ी बड़ा है, मतलब बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनके ऊपर खुद यहाँ पर क्राइम के चार्जेस लगे पड़े हैं। ठीक है, खुद यहाँ पर क्राइम के चार्जेस लगे पड़े हैं, वो यहाँ पर पॉलिटिक्स के अंदर हैं।
आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ पर बताया गया लोग का जो सेटिस्फैक्शन है पॉलिटिक्स के अंदर, अगर हम बात करें मतलब लोग कितना सेटिस्फाई है चीज़ों से, वो चीज़ें कम हुई हैं। लोग हैप्पी कितना है वो चीज़ें कम हुई हैं। एंशियस कितना है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब यही सारी चीज़ें हैं एग्जैक्टली। अगर हम बात करें तो सोशल स्टेट वेलबिंग क्या होता है कि लोग कितना सेटिस्फाई हैं, लोग कितना पॉलिटिशियंस के ऊपर हर चीज़ के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो एक टाइम था 2005-6 के आसपास, उस समय जब यहाँ पर यूपीए सरकार वगैरह हुआ करती थी तब लोग ट्रस्ट करते थे, लेकिन उसके बाद 2012 के आसपास जब यूपीए गवर्नमेंट हुआ करती थी तब लोगों का जो ट्रस्ट है वो कम हो चुका था। उसके पीछे का यहाँ पर रीजन था क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ जो पॉलिटिक्स वाला पॉइंट है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम के लिए। प्लस यहाँ पर अगर हम बात करें एनडीए वाली गवर्नमेंट की, ठीक है, जो आज के टाइम पर हमारी गवर्नमेंट चल रही है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहली बात तो आप देख पाओगे, जैसे मैंने आपको बताया एक रिपोर्ट आती है और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इन्होंने बताया कि लगभग जो 2004 के आसपास लोकसभा जो इलेक्शंस हुए थे, यहाँ पर जो क्रिमिनल बैकग्राउंड था, मतलब जो बहुत सारे पॉलिटिशियंस थे उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे, वो उस प्रकार के जो चार्जेस थे वो 24% के आसपास थे। ये 2004 की बात है। लेकिन 2009 में जब यहाँ पर पॉलिटिशियंस आए तो लगभग 30% के आसपास यहाँ पर ऐसे पॉलिटिशियंस थे जिनके ऊपर यहाँ पर क्रिमिनल चार्जेस थे। उसके बाद 2014 में आप लोग देख पाओगे तो 34% ऐसे थे। 2019 में 43%। आप देख पाओगे रेगुलरली ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, रेगुलरली यहाँ पर क्या है पॉलिटिशियंस के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस इंक्रीज हैं। और 2019 के अंदर तो सबसे ज़्यादा चार्जेस निकल कर आए 43%। इमेजिन करो यहाँ पर 43% पॉलिटिशियंस के ऊपर अपने आप में क्रिमिनल चार्जेस लगे पड़े हैं, ठीक है। और इसमें से जो 29% चार्जेस है ना, 43 में से जो 29% चार्जेस है वो सीरियस क्राइम के हैं। सीरियस क्राइम जैसे कि यहाँ पर रेप, मर्डर और यहाँ पर कुछ और भी कल्पेबल होमिसाइड हो गया। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये एक तरीके से चार्जेस लगे पड़े हैं उनके ऊपर, और वो यहाँ पर आज के टाइम पर पॉलिटिक्स के अंदर सर्व कर रहे हैं। इसी वजह से तो लोगों का ट्रस्ट खत्म हुआ है, ये यहाँ पर एडिटोरियल के अंदर मैंशन किया गया। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जो पार्टिसिपेशन ऑफ क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स को हम लोग बोलते हैं ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कोई भी पॉलिटिशियन जिसका बैकग्राउंड यहाँ पर क्रिमिनलाइज हो, ठीक है, उसने क्राइम किया हुआ हो, ठीक है, तो वो बेसिकली यहाँ पर उसको हम लोग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बोलते हैं। प्लस यहाँ पर क्या है एक तरीके से एक गैप देखने को मिलेगा, एक लिंक देखने को मिलता है पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स के बीच में, उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्लियर हुआ? बार बार वही चीज़ें मेंशन करी गई। इसका इफेक्ट क्या होता है? देखो इफेक्ट ये होता है कहीं ना कहीं यह हमारे जो फ्री और फेयर इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है उसके अगेंस्ट में। हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं हमें पता है, लेकिन वो इलेक्शंस के पीछे फंडा यह है कि फ्री और फेयर होने चाहिए, ठीक है, सही से इलेक्शन होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, इसमें कोई भी यहाँ पर आप कह सकते हो कोई चीज़ें मतलब कोई यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सी ना देखने को मिले, कोई प्रॉब्लम्स ना देखने को मिले। लेकिन इस फ्री और फेयर इलेक्शन के जो प्रिंसिपल है इसके अगेंस्ट में ये सारी चीज़ें चली जाती हैं जब यहाँ पर किसी एक पॉलिटिशियन के ऊपर क्राइम चार्जेस देखने को मिलते हैं तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा गुड गवर्नेंस है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट होता है। हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि एक लॉ मेकर है, पॉलिटिशियन जो कि लॉ मेकर है, चीज़ों को अच्छे से डेवलप करेगा, ठीक है, वो एक अच्छा शासन करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर वो खुद एक लॉ ब्रेकर हुआ, मतलब लॉ ब्रेकर जब खुद एक लॉ मेकर बन जाएगा तो आप समझ सकते हो किस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। जिसने खुद क्राइम किया हुआ है, जिसने खुद लॉ ब्रेक किया है, वो अगर यहाँ पर लॉ मेकर बन जाएगा तो यहाँ पर किस प्रकार से चीज़ें चलेंगी वो आपको पता ही है। क्लियर हुआ इसके बारे में? उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि आज के टाइम पर देखो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये जो क्रिमिनल कैंडिडेट्स हैं क्या इनको एक तरीके से डिस्क्वालीफाई करने का कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है? तो यहाँ पर बिल्कुल है। अगर हम इस रिगार्ड में बात करें, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान, यहाँ पर इन चीज़ों को डायरेक्टली स्पेसिफाई तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, जो कि यहाँ पर इलेक्शंस को लेकर, पॉलिटिशियंस को लेकर सारा डिस्कशन करता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 ये मेंशन करता है क्राइटेरिया फॉर डिस्क्वालीफाइंग अ पर्सन हु कॉन्टेस्टिंग एन इलेक्शन फॉर लेजिस्लेचर। क्योंकि यहाँ पर ये एक तरीके से जो भी व्यक्ति एक तरीके से यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहा है उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। वो चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर मेंशन्ड है। खासकर इस एक्ट का जो सेक्शन 8 है वो ये बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर ऑफेंसेस हो, ठीक है, वो जेल के अंदर हो, ठीक है, जेल से रिलीज होने के बाद 2 साल तक वो कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। 2 साल बाद वो स्टैंड हो सकता है, ठीक है। इनफैक्ट मोर देन आप कह सकते हो 2 ईयर्स तक यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, सॉरी मैंने यहाँ पर क्या बता दिया, मैंने ये बताया है कि 2 साल नहीं, आपको ध्यान रखना है कोई भी एक व्यक्ति मान लो 2 साल तक जेल में है, ठीक है, 2 साल तक जेल में है, अब 2 साल बाद जब रिलीज़ हुआ तो उसके बाद वो आने वाले 6 साल तक कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता।
ये यहाँ पर बोला गया, ठीक है। हालांकि यहाँ पर जो ये लॉ है ये और भी मतलब जैसे मान लो किसी पॉलिटिशियन के ऊपर पेंडिंग केस है, एक के ऊपर तो ये तो केस उसके ऊपर वो जेल में चला गया, मतलब वो चीज़ें बिल्कुल साबित हो चुकी हैं, सब कुछ एविडेंस है। लेकिन एक होता है एक पेंडिंग केस, यार एक पेंडिंग पड़ा हुआ है केस, लेकिन उस पेंडिंग केस में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी यहाँ पर रुकावट नहीं देखने को मिलेगी, ऐसा बताया गया। लेकिन फिलहाल यहाँ पर पॉलिटिशियंस को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है किस बेसिस पर, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 8 है उसके बेसिस पर। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। ये मैंने एक डेटा आपके साथ शेयर किया है, इस डेटा में आप लोग देख पाओगे ये जो आपको ब्लू कलर के बार नजर आ रहा है, रेड कलर का बार नजर आ रहा है, ऑरेंज कलर का बार नजर आ रहा है, ठीक है। ये आप लोगों को नजर आएगा, ब्लू कलर का बार 2009 का है और ये रेड कलर का 2014 का है और ऑरेंज कलर का 2019 का है। इसमें बताया गया जो क्रिमिनल चार्जेस हैं वो कैसे इंक्रीज हुए हैं, पहले 30%, फिर 34%, फिर 43%। तो यहाँ पर जो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है वो भी इंक्रीज हुए हैं। सीरियस क्रिमिनल चार्जेस का मतलब है रेप, मर्डर, किडनैपिंग, क्राइम वगैरह अगेंस्ट वुमेन, ये देखने को मिलता है। क्लियर हुआ इसके बारे में? आई होप आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझ में आ रहा होगा और आज तो बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है। तो मैंने पूरी ताकत लगा दी थी इसके अंदर, मतलब पूरा एक तरीके से जोर लगा दिया है सारी चीज़ें लागू करने में, सारी चीज़ें यहाँ पर इसको ला कर एक जगह इकट्ठा करने में। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होंगी। और हाँ, एक चीज़ और बताना, अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर बता देना, ये पीडीएफ भी मैं आप लोग को टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा जिससे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये तो हमारे आज के एडिटोरियल्स हुए समाप्त। आपको मालूम होगा एक एडिटोरियल और है हमारा जो कि हमने कल छोड़ दिया था, ठीक है, वो यहाँ पर मैंने उसके बारे में भी डिस्कशन किया है। कल वाला एडिटोरियल है, देखो इस प्रकार से आपको एडिटोरियल भी लगा के दे दूंगा मैं, ठीक है। देखो आप देख पाओगे सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली दिख रही हैं, ठीक है, जितना जूम करोगे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल साफ नजर आएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से एडिटोरियल भी लग जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है, सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो कल वाला एडिटोरियल है वो यहाँ पर ये बात करता था किस चीज़ को लेकर, ये बात करता है कि आज के टाइम पर जो प्लास्टिक वेस्ट है उसकी प्रॉब्लम को हम लोग सही से टैकल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट की प्रॉब्लम अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पर देखने को मिल जाती है, वो यहाँ पर चीज़ें मैंशन करी गई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या है। हाल ही में कुछ रूल्स लाए गए, हमारी जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसका नाम है ईपीआर, मतलब कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इसको लाया गया। अब इसके अंदर बोला गया कि कोई भी यहाँ पर जो व्यक्ति है जो कि प्रोड्यूसर है, जो कि प्लास्टिक वेस्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, वही उसको मैनेज भी करेगा। इस ड्राफ्ट के अंदर बताया गया कि जो क्वांटिटी ऑफ वेस्ट यहाँ पर एक तरीके से प्रोड्यूसर बना रहा है उसको मैनेज करने के ऊपर भी फोकस रखना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा। और इससे पहले भी आपको मालूम होगा जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है बेसिकली उसको बैन करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से फोकस रख रही है, क्योंकि प्लास्टिक अपने आप में खतरा है और 2022 तक हम लोग बहुत सारे प्लास्टिक्स को बैन करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग जब प्लास्टिक्स को देखते हो तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक्स पता है क्या होती है, यहाँ पर जो प्लास्टिक बैग होते हैं ना वो 20 साल तक ऐसी एनवायरमेंट के अंदर पड़े रहेंगे, कुछ नहीं होगा उनको, और वो हार्मफुल गैसेस छोड़ेंगे, हमारे एनवायरमेंट को बर्बाद करेंगे। कॉफ़ी कप 30 साल तक पड़ा रहेगा, ऐसी इनकी लाइफ साइकिल इतनी बड़ी होती है, ठीक है। जो पाइप होते हैं ना, प्लास्टिक के स्ट्रॉ होते हैं, ये 200 साल तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें जो प्लास्टिक की रिंग्स हैं वो लगभग 400 साल तक ऐसी पड़ी रहेंगी। प्लास्टिक वाटर बॉटल मतलब 450 साल तक ऐसी पड़े रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो टूथब्रश है प्लास्टिक का, ये 500 ईयर्स तक यहाँ पर ऐसी पड़ा रहेगा, इनकी लाइफ साइकिल इतनी बड़ी है। तो यहाँ पर ये कहीं नहीं जाने वाले और हमें नुकसान पहुँचाने वाले हैं। तो इसी वजह से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने के बारे में हमने रिसेंटली डिस्कशन किया था, क्योंकि ये सब फॉसिल फ्यूल से बन रहे हैं, कार्बन बहुत ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है, हमारे लिए खतरा है, हमारे एनवायरमेंट के लिए खतरा है, हमारी मैरीन एनिमल्स के लिए खतरा है, फूड चेन के अंदर एंटर कर सकते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हम लोग प्लास्टिक को बैन करने के ऊपर पूरा का पूरा फोकस रख रहे थे। लेकिन अब बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स की। हम लोग अभी ये मैंने आपको कुछ और चीज़ें बताई है जो कि मैंने आपको बताया ना, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होती है आपको इसके बारे में बताया गया, इसको हम लोग बैन करेंगे आने वाले टाइम पर। लेकिन उससे पहले प्लास्टिक को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये ड्राफ्ट को लाया गया था, ईपीआर को लाया गया था। ये जो ईपीआर है बेसिकली यहाँ पर क्या करेगा, ये यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे बोलेगा कि आप जो भी वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, उसको मैनेज करो, ठीक है, वेस्ट को मैनेज करो। तो इसके अंदर क्या क्या बोला गया, प्रोड्यूसर्स के लिए कुछ चीज़ें कंपलसरी रखी गई। यहाँ पर प्रोड्यूसर्स के लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया कि जो भी प्लास्टिक की पैकेजिंग मटेरियल को प्रोड्यूस करेगा, और बेसिकली यहाँ पर आप कर सकते हो कि वो कलेक्ट भी करेगा, ठीक है, और एक तरीके से जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया उसको कलेक्ट करो 2024 तक और उनको रिसाइकिल करो जिससे कि हमें नुकसान नहीं पहुँचेगा, ठीक है। ये यहाँ पर फोकस रखा गया। जो प्रोड्यूसर हैं प्लास्टिक के वो यहाँ पर एक तरीके से पूरी इन चीज़ों को फोकस में रखेंगे और यहाँ पर सारा डेटा सरकार को देखेंगे कि सरकार को देंगे कि वो कितना ज़्यादा प्लास्टिक को प्रोड्यूस कर रहे हैं साल में, और उनको ईपीआर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक तरीके से आप कह सकते हो ये एक पूरा का पूरा स्पेसिफाइड सिस्टम है जहाँ पर जो प्लास्टिक पैकेजिंग के जो भी मेकर है, मतलब जो प्लास्टिक को बना रहा है, प्लास्टिक को यूज़ कर रहा है, वो सब यहाँ पर ईपीआर का सर्टिफिकेट यहाँ पर ले सकेंगे, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना है, उनको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। ईपीआर का सर्टिफिकेट मतलब ये प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहाँ पर इन सारे प्रोडक्ट को, प्लास्टिक को अच्छे से मैनेज करेगा। जब इनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो मतलब सारी प्लास्टिक को इनको मैनेज करना पड़ेगा जब तक वो प्लास्टिक खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। अपनी एंड ऑफ लाइफ तक यहाँ पर उनको मैनेज करना पड़ेगा। एंड ऑफ लाइफ क्या होता है मैंने आपको बता दिया, प्लास्टिक जब तक खत्म ना हो जाए। आज के टाइम पर प्लास्टिक आपको बहुत सारी प्रकार की देखने को मिलती है। जब हम प्लास्टिक की कैटेगराइजेशन के बारे में बात करते हैं तो एक होती है रिजिड प्लास्टिक। रिजिड प्लास्टिक के बारे में बात करें तो ये एक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लोग, आप कह सकते हो कि ईजिली स्क्वीज नहीं कर सकते। जैसे कि मतलब थोड़ा सा ठोस प्लास्टिक होता है ना, बल्कि आइटम जिसको हम लोग बोलते हैं, लॉन चेयर, बकेट, टॉडलर, टॉयज़, ये आप देख पाओगे, ये सारे हमारे प्लास्टिक्स होते हैं रिजिड प्लास्टिक। उसके बाद जो दूसरा प्लास्टिक आता है वो होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल की बात करें तो यहाँ पर एक तरीके से सिंगल लेयर और मल्टी लेयर दोनों होते हैं। प्लास्टिक के शीट्स वगैरह, सैचेट, पाउचेज जो होते हैं ना, वो सब यहाँ पर जो कैरी बैग वगैरह होते हैं वो सब फ्लेक्सिबल प्लास्टिक में होते हैं। और सबसे खतरनाक होता है मल्टी लेयर प्लास्टिक। ये तीसरा टाइप का प्लास्टिक होता है, ये सबसे खतरनाक होता है। मल्टी लेयर प्लास्टिक में आपको एक से ज़्यादा प्लास्टिक की लेयर देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप लोग ये देख पाओगे, ठीक है। ये मल्टी लेयर प्लास्टिक है। इसके अंदर अगर हम बात करें, एक इनर लेयर होती है, इनर लेयर के बाद टाई लेयर, बैरियर लेयर, टाई लेयर, आउटर लेयर, तो अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती हैं जिसमें आपका प्रोडक्ट्स वगैरह पैकेजिंग हुई हुई है। जो आपकी फूड वगैरह की पैकेजिंग होती है वो इसमें मल्टी लेयर प्लास्टिक के अंदर होती है, ठीक है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा यहाँ पर ये कंसर्न देखने को मिलता है। तो हमने अपना टारगेट सेट किया है कि जो कंपनीज़ हैं वो बेसिकली यहाँ पर 2021-22 तक क्या करेंगी, ये जो एक तरीके से प्लास्टिक इनको कलेक्ट करेंगी। 35% तक का टारगेट 2021-22 के अंदर पूरा किया जाएगा और 70% का टारगेट 2022-23 तक पूरा किया जाएगा और 100% का टारगेट 2024 तक, 24 तक किया जाएगा। हम लोग जितना भी प्लास्टिक है उसको कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद रिसाइकिल करेंगे, जिससे कि यहाँ पर क्या होगा, हम लोग अपने एनवायरमेंट को बचा सकेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, वही चीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई है। 2024 तक हमारा क्या टारगेट है, रिजिड प्लास्टिक और ये जो भी मैंने अलग अलग प्लास्टिक के प्रकार बताए थे, रिजिड, फ्लेक्सिबल और मल्टी लेयर, इन तीनों का ही कलेक्शन किया जाएगा। अगर जो व्यक्ति यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं, मतलब इसको फॉलो नहीं करेगा तो उसको फाइन भरना पड़ेगा, ठीक है। एक तरीके से उसको एनवायरमेंट कंपनसेशन देना पड़ेगा। कंपनसेशन कितना देना पड़ेगा ये कोई स्पेसिफिकली बताया नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसको पे करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और हम लोग इसी चीज़ के ऊपर फोकस रख रहे हैं कि जो प्लास्टिक है उसको हम लोग बैन कर सकें। तो जुलाई 2022 से वैसे भी हम लोगों ने अनाउंस कर दिया है कि जो बहुत सारे जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन किया जाएगा आने वाले टाइम पर। ईयरबड्स हो गए, जैसे कि प्लास्टिक स्टिक हो गई, बलून्स के अंदर जो इस्तेमाल होती हैं, प्लास्टिक फ्लैग हो गए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी बैन किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। प्लास्टिक को लेकर क्या कंसर्न देखने को मिलता है ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। आई होप आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे और आज मज़ा भी आ गया होगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना यार, एक सपोर्ट कर सकते हो वीडियो को लाइक करके, और आप मुझे बता देना ये PDF आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।